ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। और आप लोगों ने कहा था कि MS CSS वगैरह हमारी जो है बीच में अप एंड डाउन हो गई थी, और जो है कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, कुछ सही से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो उसको मैं देख लेती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि सिंक होना चाहिए क्लास के साथ। अगर मैं आगे टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले वाले टॉपिक सारे आपको आने चाहिए। अच्छा, बुक कहाँ है हमारी? इसमें रखी तो थी मैंने, कहाँ गई मेरे पास बुक? मेरे फोल्डर में है। अच्छा, HTML में तो कोई इशू नहीं ना आप लोग को? HTML तो बिल्कुल सिंपल होती है, 1 महीने में भी ख़त्म हो जाती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ, CSS की बात कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि आपको बताया था मैंने, कोर्स आउटलाइन होती है। सर गौस अहमद जो हेड ऑफ़ द फैकल्टी है, उन्होंने डिज़ाइन की हुई, तो उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसमें ही ये बुक है कि आपने बुक से ही सारे टीचर ने ना ये टॉपिक्स कवर करवाने हैं। तो मैं बुक के थ्रू ही आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि पूछती भी जाती हूँ कि आप लोगों को क्या पता है इस टॉपिक के बारे में, और अगर नहीं भी पता है, कोई चीज़ मिस हो गई, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, CSS वगैरह क्या होती है, इंट्रोडक्शन वगैरह, और 3 तरीके से लगाने का तरीका जो होता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, सबको आता है। प्रेसिडेंस का भी बताया था आई गेस मैंने एक क्लास में, कि अगर आप तीनों तरफ से लगा दो तो चलती कौन सी है? इनलाइन। और अगर इनलाइन ना हो, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल हो, फिर इंटरनल। ठीक है। और अगर दोनों में से कोई ना हो, एक एक्सटर्नल फाइल ही कनेक्ट हो, तो फिर कौन सी चलेगी? एक्सटर्नल ही चलेगी। ठीक है। और CSS वगैरह में जो है, एक बार सेटअप समझ में आ जाए, फिर प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें सारी। तो कलर की प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता है, कलर से क्या होता है? टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। अच्छा, कलर, ये मैं आई गेस 11 से स्टार्ट कर रही हूँ, 10 से स्टार्ट करना। चैप्टर नंबर 10 में जो है यही बता रहे हैं आपको कि भाई ये जो आप जो है HTML का एलिमेंट CSS की फाइल में ले आते हो, अब इसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर। और ये जो पूरी चीज़ होती है, इसको डिक्लेरेशन भी कह लो आप, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। ठीक है। ये, और इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आप इस तरह से लिखते हो, 2 वर्ड से तो बीच में हाइफन आ रहा होता है, और अगर सिंगल वर्ड है तो वैसे ही आ रहा था विदाउट हाइफन। फिर कॉलन आता है, और फिर जो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे शो हो रही होती है। अच्छा भाई, तो इसमें ये वाली चीज़ समझ में आती है, H1, H2, H3, मतलब तीनों एलिमेंट को साथ में बुलाकर ग्रुप करके फिर सब पे ये 2 स्टाइल अप्लाई कर दिए। एक तो फैमिली उसकी चेंज किए, और दूसरा उसका कलर चेंज किया। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही नहीं है, आगे भी है। एक्सटर्नल लगाने का तरीका हमें पता है कि लिंक के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया है, इसमें जाके हम जो है index.html की फ़ाइल बनाएं, और index.html की फ़ाइल में हम क्या करते हैं? CSS को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ब्राउज़र पे जो जो फाइल अपलोड होती है या लोड होती है, वो कौन सी होती है? index.html की होती है। और index.html पे जो फाइल्स आपकी एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं, उसकी वजह से वो अपलोड हो जाती हैं। अब होगा क्या कि पूरी HTML की फ़ाइल जो है ब्राउज़र रीड कर रहा होगा, इसमें ये लिंक मिल जाएगा इसको CSS का, तो CSS की फ़ाइल में आपने जो स्टाइलिंग की हुई वो भी अप्लाई हो रही होगी। अच्छा, तो सिंपल क्या है, लेट सपोज मेरे पास अगर एक H1 है, और मैंने लिख दिया हेलो क्यूटीज़। क्या लिख दिया? हेलो क्यूटीज़। इसको मैं स्टाइल करना चाह रही हूँ, तो H1 मैंने सेलेक्ट किया। इसके कलर के थ्रू हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम इसका क्या करें? वाइट, क्योंकि कंट्रास्ट क्या होता है कि लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट अच्छा लगता है। अब गो लाइव करें हम इसको जाकर, तो देखें इस तरह से आ रहा है। खैर वाइट तो वैसे ही वाइट था, उल्टा कर देते हैं हम इसको। कलर इसका हम करते हैं वाइट, और इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड, तो ज़्यादा विजिबल होगा। अब ठीक है, वाइट हुआ नहीं, आई हैव टू राइट लिटरली। सही, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को सबको पता है ये चीज़ें। अच्छा, इसमें क्या है, आगे बुक में बता रहे हैं कि भाई एक्सटर्नली इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया, आप लोगों ने देखा मैंने फ़ाइल नहीं बनाई। जब मैंने यहाँ पे लिंक का टैग लगाया, तो यहीं से मैंने कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक किया, यहीं से मैंने डायरेक्ट फ़ाइल बना ली। ठीक है। तो आप लोग क्यों मैनुअली जाके एक फ़ाइल बनाओ, उसका नाम style.css रखो, जब यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू आप बना सकते हो, तो ये ईजी है, टाइम भी सेव हो रहा है आपका, और प्रो तो आप लोगों ने मनना ही मनना है। अच्छा भाई, तो ये इंटरनल तरीका बनाकर दिखा देते हैं। जैसे ये फ़ाइल नहीं थी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। और ये लिंक का टैग नहीं था, तो मैंने क्या किया, लिंक का टैग लगाया, उसमें CSS जो है सजेशन में आ रहा होता है, इसको एंटर किया। अब देखें नाम लिखा हुआ है style.css, ये बता भी रहा है कि इसके ऊपर ना आप कंट्रोल प्लस क्लिक करें, तो कंट्रोल प्रेस करके रखना है, अपना माउस का क्लिक करना है। ये बोलेगा इस नाम से कोई फ़ाइल नहीं है, क्या मैं इसको बना दूँ? हमने कहा नहीं किया, और पूछ हमने किया क्रिएट फाइल, ये देखें फ़ाइल बन चुकी है। सही, तो इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं, टाइम सेव होगा आपका, और जल्दी चीज़ें जो है वो सेटअप वगैरह होने में आसानी रहेगी। और मैंने किया गया था, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको लगाया था रेड, और टेक्स्ट का कलर लगाया था वाइट।
जो कि हमारा फिर रोज़ा लग रहा था इस तरह से, है ना। अच्छा, ये स्टाइल का जो है इंटरनल होता है, इंटरनली आप स्टाइल के टैग से लगाते हो। ये तो क्या होता है कि एचटीएमएल की फाइल में ही आप जो है हेड के अंदर जाके यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है कि आपने बहुत सारी सीएसएस लिखनी है तो आप, अच्छा तरीका क्या है उसकी अलग से फाइल हो, उसमें जाके आप सारी जो है स्टाइलिंग कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस तरह से CSS सिलेक्टर्स, अब ये सिलेक्टर्स की टाइप्स हैं कि इसमें यूनिवर्सल होता है, टाइप सिलेक्टर, क्लास आईडी, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, यूनिवर्सल क्या होता है? पूरी बॉडी में जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं HTML के, सबको टारगेट करता है। अच्छा, यूज़ कहाँ पे करेंगे हम इसको, क्योंकि हम तो नहीं चाहेंगे ना। हाँ, CSS के टॉप पे, मतलब यूज़ कहाँ करेंगे वो मतलब नहीं, यूज़ किस लिए करेंगे, पर्पस क्या है? एग्जैक्टली। देखिए हर एलिमेंट में ना ये ऊपर से बराबर से साइड से ही मार्जिन पैडिंग आ रहा है, जो कि मैंने तो नहीं लगाया। किसकी तरफ से आ रहा है? ब्राउज़र की तरफ से आ रहा है। तो अगर आपने इस चीज़ को रीसेट करना होता है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाओ। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी HTML के एलिमेंट्स होंगे ना, चाहे कुछ भी आपने बनाया हो, सब एलिमेंट्स ही होते हैं। एलिमेंट्स और टैग का डिफरेंस पता है? लेट मी नो। टैग क्या होता है? जैसे ओपनिंग टैग भी हो सकता है, क्लोजिंग टैग भी हो सकता है। और एलिमेंट क्या होगा? हाँ, एग्जैक्टली, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ये पूरा जो मिला के बनता है आपका, वो क्या बनता है? एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात हो रही है, इट मीन्स कि पूरे पूरे की बात हो रही है, ना कि सिर्फ ओपनिंग की, ना कि सिर्फ क्लोजिंग की। तो इससे क्या हो रहा है यूनिवर्सल से, कि सारे बॉडी के अंदर जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स हैं उन सबको ये सिलेक्ट कर रहा है, उसको उन सबको टारगेट कर रहा है। और आप यूजुअली करते क्या, मार्जिन 0 कर देते हो और पैडिंग भी क्या कर देते हो? 0, ताकि ब्राउज़र वाली चीज़ें रीसेट हो जाए। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहें, कस्टमाइजेशन करना चाहें, तो वो अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ब्राउज़र की भी स्पेस ऐड हो जाएगी, हमारी भी स्पेस ऐड हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम नहीं चाह रहे होते हैं। अब मैं जाकर देखूँ तो देखो ख़त्म हो गई, ऊपर से और साइड से जो स्पेस वगैरह आ रहा था, मार्जिन वगैरह, वो रीसेट मैंने कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने करना होता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। कोई भी डिज़ाइन बना रहे, कोई भी वेबसाइट बना रहे, ये तो फर्स्ट स्टेप होता ही होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इस केस में यूज़ होता है। अच्छा, टाइप सेलेक्टर क्या होता है कि एलिमेंट को उसके नेम से कॉल कर रहे हैं ना, H1 को बुलाया, H2 को बुलाया, H3 को बुलाया, UL को बुलाया, आपने एंकर टैग को बुलाया, कोई भी जो टैग का नाम होगा, अगर उसके नाम से आप बुला रहे ना, तो वो टाइप जो है वो सिलेक्टर की कौन सी टाइप हो जाएगी? टाइप सिलेक्टर। ये सारी सिलेक्टर्स की टाइप हैं। जो CSS में एलिमेंट्स को मंगवाने के तरीके हैं ना, वो ये आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सल से सब मंगवा सकते हो, टाइप सेलेक्टर से क्या होगा, जिसको जिस नाम से बुला रहे हो आप वही आएंगे सब। अच्छा, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है H1, सही, और मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे H1 बना दूँ, तो आपको क्या लगता है ये सारे टारगेट होंगे या सिर्फ पहला वाला होगा? सारे होंगे। ठीक है, पूरी फाइल में उस नाम से जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये टारगेट कर लेगा। अच्छा, अगर डिव के बारे में पता है आप लोगों को? डिव, डिव क्या होता है? डिवीजन इसकी फुल फॉर्म है, और यूज़ किस लिए होता है? कंटेनर की फॉर्म में। जैसे आप लोगों के घरों में आटा के कंटेनर होते हैं ना, उसमें आप लोग आटा जमा कर देते हो, तो ये भी क्या है? एक कंटेनर है जिसमें आप चीज़ें जो है रख सकते हो, उसको ग्रुप बना के रख सकते हो, लेकिन इसका कोई आउटपुट ब्राउज़र पे शो नहीं होता। आगे जाके जो है, अभी आप लोग वेबसाइट्स बना रहे होगे ना पूरी पूरी, तो कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, 90% ऑफ द कोड आप ये देख रहे होगे कि हर चीज़ जो एक डिव में रखी हुई है। ठीक है, इवन कि आप एक इमेज भी लगा रहे हो, आप एक हेडिंग भी लिख रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? डिव में रखना चाहिए। तो डिव में अगर रखेंगे तो आगे जाके फ्लैक्स बॉक्स वगैरह भी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी आसानी है। अच्छा, मैं क्या करूँ, एक H1 को ना इस डिव के अंदर रख दूँ, तो आप लोगों को लगता है ये वाला H1 भी स्टाइल होगा? होगा? जाकर देखें, चौथा वाला ये, तो हमारे वेबसाइट पे जाके चौथा वाला भी स्टाइल हो रहा है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि नेस्टेड कितना हो, किसी डिव के अंदर हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर क्यों ना हो, उसको नेस्टेड कहते हैं हम। तो ये सबको टारगेट कर रहा होगा टाइप सेलेक्टर के थ्रू। अच्छा भाई, आगे हम देखें तो क्लास सेलेक्टर। क्लास क्या होती है कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स को आपने ग्रुप करके स्टाइल देना है, तो फिर आप सबको क्या दे रहे होते हो? क्लास दे रहे होते हो। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि वो क्लास जो है सेम एलिमेंट को देना चाहिए? लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक UL है, उन सबको मैंने एक ही स्टाइल देना है, तो सबको सेम क्लास हम दे सकते हैं ना? ज़रूरी तो नहीं है कि आप H1 को ही दो, H1 को ही दो, H1 को ही दो, नहीं। ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी क्लास सेम होगी, तो उस क्लास के सेम होने की वजह से सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ID क्या होता है? ID जैसे आप लोग के रोल नंबर्स होते हैं, ID कार्ड होता है, तो अगर किसी एक एलिमेंट को मंगवा के आपने स्टाइल करना हो,
तो फिर आप आईडी सेलेक्टर यूज़ करते हो। ये क्लास का भी एट्रीब्यूट आपको मिलता है और आईडी का भी एट्रीब्यूट मिलता है आपके HTML में। जैसे लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये वाला H1 ना इसकी कुछ और स्टाइलिंग हो जाने चाहिए, सिर्फ एक को करना है, तो मैंने इसको आईडी दिया और इसको कह दिया यूनिक। क्या कह दिया? यूनिक। अच्छा, आईडी को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं? यस, हैश लगाकर। हैश मैंने लगाया और ये आईडी सेलेक्ट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं जो है कुछ नया स्टाइल कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दिया पर्पल, ठीक है, कंटेंट का कलर वाइट ही है। अब मैं जाकर देखूँ तो देखो वही वाला H1 जो है वो टारगेट हुआ जिसको ये आईडी दी हुई थी। अच्छा, क्या ये अगर आईडी में किसी और एलिमेंट को दे दूँ तो उसके ऊपर स्टाइल होगा? होगा। चलो अगर ट्राई करूँ, जैसे ये वाली आईडी है, मैं जाके किसी और को भी दे दूँ, लास्ट वाली को भी दे दूँ, तो क्या लगता है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा? होगा। चले देखें हम जाके, देखिए हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सामने से बोला कि आईडी एक को देनी चाहिए, बाकियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ट्राई करें, हम ट्राई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ट्राई किया तो हो रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आईडी तो बनी ना एक के लिए, अगर आप वो बाकियों को दे देंगे तो उसके आईडी होने का मकसद ही फौत हो जाएगा, है ना। तो देनी नहीं चाहिए हमें, हो तो जाएगा काम लेकिन देनी नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए आपके पास क्या बनी है? क्लास बनी है कि अगर आप बाकी एलिमेंट्स को भी सेम स्टाइल देना चाहते हैं तो आप क्लास दें, ठीक है। ये बेहतर तरीका नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि चल जाती है, ये मैंने आपको दिखाया। अच्छा भाई, आगे हम देखें बुक में आईडी क्लास चाइल्ड सेलेक्टर, ये वाला समझ में आता है? ये जो उसने करेक्टर दिया हुआ है ग्रेटर देन का साइन, कि ये डायरेक्ट चाइल्ड होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिव है, ठीक है, और डिव को मैंने क्लास दे दिया कंटेनर के नाम से, और इसमें जो है एक और डिव है, उसके अंदर H1 है, हेलो अंदर वाली डिव। सही, क्या समझ में आ रहा है? एक डिव है उसके अंदर H1 है, फिर एक और डिव है उसके अंदर उसका अपना H1 है। तो ज़रा बताओ ये कंटेनर वाली डिव के कितने चाइल्ड हुए? दो हुए, एक H1 है और एक डिव है। अच्छा, उसका जो दूसरा चाइल्ड है उसका बेटा कौन हुआ? H1, और H1 इस डिव का क्या हुआ? पोता, है ना। हाँ, वही ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं पोता, ये दादाजी हैं, ठीक है, ये इनके फर्स्ट चाइल्ड हैं, ये सेकंड चाइल्ड है, और सेकंड चाइल्ड का बेटा जो है इनका क्या हुआ? पोता हुआ, ठीक है, पोता ही कहते हैं ना। सही है, सही, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कंटेनर वाली क्लास को मंगवा रही हूँ और मैंने कहा इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना H1, उसको जाके आप स्टाइल कर देना, कुछ और कर देते हैं हम, रंग बिरंगा गोला गंडा, और कुछ और नया मार्केट में लेकर आते हैं ग्रीन कलर। सही। अब बताओ, मैंने कहा कि डॉट कंटेनर वाली जिसकी क्लास डॉट कंटेनर है, किसी को भी दी हो सकती है, मैंने डिव को दे सकती हूँ H1 को, उस पे जाना, उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना बिल्कुल फ़ौरन उसके अंदर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका पोता हो, उसका दामाद, नहीं सॉरी क्या कहते हैं, पोता हो और नवासा हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ज़रा कंटेनर के अंदर बताओ ज़रा, ये वाला H1 स्टाइल होगा या ये वाला हेलो क्यूटीज वाला? जाकर हम देखें तो ग्रीन कलर हमें हेलो क्यूटीज पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला H1 ना इस कंटेनर का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। अगर डायरेक्ट चाइल्ड होता तो हो जाता, डायरेक्ट चाइल्ड ये वाला था तो ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे करना है कि भाई डायरेक्ट चाइल्ड ना हो, इस डिव के अंदर कहीं भी जाके उसका जो है पोता हो, नवास हो, कहीं पे भी जाके उसको मिले ना, तो बस कर देना आप स्टाइल। तो फिर आप ये वाला सिंबल नहीं लगाओगे, आप स्पेस लगाओगे। क्या लगाओगे? स्पेस। अब देखो स्पेस पे जाके अब देखो ये डायरेक्ट एक तो ये भी मिल रहा है इसको, और डिव के अंदर वाले मिल रहा है, इसको जहाँ जहाँ मिलेंगे ना, चाहे डायरेक्ट हो या ना हो, ठीक है, ये सबको टारगेट कर देगा। अब देखो ये दोनों हो गए, दोनों हो गए, हेलो क्यूटीज भी हो गया और हेलो अंदर वाली डिव भी हो गया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपने डायरेक्ट चाइल्ड करना हो ना तो आप ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। अगर आपने ये करना है कि अंदर जाके कोई भी चाहे जितना भी नेस्टेड क्यों ना हो सबको ही टारगेट करना है, तो फिर आप स्पेस लगाओगे। सही बात, क्लियर है? इसको हम डिसेंडेंट चाइल्ड भी कहते हैं, जो अंदर जाके नेस्टेड होते हैं ना, इसको हम डिसेंडेंट भी कह रहे होते हैं। तो ये नेम आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, सिबलिंग का भी होता है कि एडजेसेंट सिबलिंग, कि लेट्स सपोज ये कंटेनर वाली जो डिव है, इसके फ़ौरन बाद ये वाला H1 इसका डायरेक्ट सिबलिंग है ना, फ़ौरन बाद आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इस जो कंटेनर वाली डिव है उसके फ़ौरन बाद जो इसका डायरेक्ट आ रहा है ना सिबलिंग आ रहा है, उसको ये स्टाइल कर दें, तो मैं इस तरह कर दूँ कि डॉट कंटेनर वाली डिव टारगेट होगी, कुछ कॉपी किया हुआ था। फिर उसके बाद जो हमारे पास इसका सिबलिंग है, कौन सा टैग है? H1 है, तो मैंने लिखा H1। सही। और कलर भी ख़त्म हो गए, सारे यूज़ कर लिए मैंने, कोई नया कलर लगाते हैं, रेबी का पर्पल लगा देते हैं। सही। अब देखो इस बात का क्या मतलब है,
ये कंटेनर वाली क्लास में जाएगा जो कि मैंने डेव को दी हुई है, कलर नहीं लगाया। और प्लस का मतलब है उसके फ़ौरन बाद जो उसका सिबलिंग होगा ना, सिबलिंग आप लोग को पता है जो सेम लेवल पर होंगे, ठीक है, उसको जाके स्टाइल कर देगा। अब देखो तो ये कंटेनर वाली डिव है, इसके फ़ौरन बाद ये हेलो क्यूटीएस वाला क्या है हमारे पास, इसका सिबलिंग है, ठीक है। तो मैं जाकर देखूँ तो हेलो क्यूटीज पे ये पर्पल लग गया, इस डिव के फ़ौरन बाद ये इसका सिबलिंग था तो अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा अगर ये डायरेक्ट ना होता, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे ना बीच में H2 आ जाता, ठीक है, कबाब में हड्डी, सही। तो अब बताओ ये H1 जो है स्टाइल होता क्या? अब ये जो डिव है और ये H2 ये तो डायरेक्ट अपने सिबलिंग है, फौरन बाद आ रहा है, लेकिन H1 जो है वो डायरेक्ट सिबलिंग किसका नहीं, कंटेनर का नहीं है। तो ये देखें स्टाइल नहीं हो रहा, स्टाइल नहीं हो रहा। ये पर्पल क्यूटीएस मैंने एक तो कंटेंट में साथ साथ लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई फर्क नहीं पड़े कि उसके बाद जो है कितना बाद आए फौरन आए, कहीं पर भी मिल जाए ना, आपको स्टाइल करना है तो वही वाला तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा करेक्टर का डिफरेंस है। इसमें टिल्डा का साइन आता है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये टैब के ऊपर एक की बनी होती है अलीमद्दा वाली, ठीक है, इसको टिल्डा साइन कहते हैं। तो ये आप लगाओगे, इससे क्या होगा कि भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फ़ौरन बाद वो सिबलिंग आ रहा है, कहीं पर भी उसको मिल गया ना, बस सेम लेवल पर होना चाहिए, ये वो जाके इसको स्टाइल कर देगा। अच्छा कलर मैं कुछ लगा देती हूँ ऐसा कुछ जो मैंने यूज़ नहीं किया, पिंक यूज़ किया मैंने, कहीं नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो कंटेनर के बाद अब H1 जो है डायरेक्ट नहीं है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन स्टाइल ये सब पे कर देगा। देखो कर दिया ना, डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट अगर होते तो फिर मैं प्लस लगाती। ये बात क्लियर है? सिबलिंग वाले इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जो पेरेंट टू चाइल्ड है ना, ये बहुत यूज़ होता है, ID क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टाइप सेलेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा इनकी भी प्रेसिडेंस होती है कि अगर आप एक एलिमेंट को सब तरीक़ों से अप्लाई कर लो, उसको टाइप सेलेक्टर से मंगवाओ, उसको ID के थ्रू मंगवाओ, उसको क्लास के थ्रू मंगवाओ, ठीक है। तो पता है कौन सी वाली चलती है? ये किया है आप लोगों ने? नहीं किया? चलो चीज़ को आसान बनाते हैं, इसका भी कंपटीशन होता है, बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि CSS लगाने के जो है अगर हम सारे तरीके अप्लाई कर लेना तो हमें पता होना चाहिए कि चल कौन सी रही है, किस तरीके से चल रही है, ID वाली चल रही है, क्लास वाली चल रही है, या टाइप सेलेक्टर वाली चल रही है, ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा सिंपल मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया है और लिख दिया हेलो CSS। क्या लिख दिया? देखो HTML की फाइल में सब कमेंटेड है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, और CSS की फाइल में भी सब कमेंटेड है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने बड़े गौर से सुननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये H1 है, ठीक है, मैं इसको टाइप सेलेक्टर के थ्रू मंगवा रही हूँ, क्या लिखूँगी? H1 लिख दूँगी सिंपल। इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ये दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर चेंज होगा ना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इस वजह से मैं बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल जाके H1 भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं क्लास भी दे दूँ, ठीक है, और क्लास दे दूँ मैं इसको हेडिंग, ठीक है, और जाकर मैं हेडिंग से भी इसको स्टाइल दे दूँ, लेकिन स्टाइल दूसरा दूँ, क्योंकि सेम लेने का क्या फ़ायदा जब मैंने अलग से इसको बुलाया। अरे भैया एक तो ये जो है ना, अब जूम क्या बताऊँ। अब देखिए मैंने टाइप सेलेक्टर के थ्रू भी इसको स्टाइल दे दिया है और क्लास के थ्रू भी इसको स्टाइल दे दिया, तो क्या लगता है कि दोनों कलर्स रिमझिम आएंगे? जो कि नहीं होगा, एक ही कलर आएगा। कौन सा आएगा? ग्रीन आएगा या पिंक आएगा? हाँ ग्रीन आएगा या पिंक आएगा? पिंक आएगा। जाकर हम देखें पिंक आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूं कि H1 को दोबारा बुलाऊं, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज मिलता है हमें, वाह ऑरेंज भी आता है, आप लोग खाएंगे ना भी सर्दियों में। अब बताओ ज़रा क्या आएगा? सिंपल किया है कि मैंने अभी क्लास को मैंने गायब कर दिया, H1 को पहले स्टाइल दिया, नीचे जाके दोबारा उसी H1 को बुलाया, लेकिन स्टाइल दूसरा दे दिया, तो अब कलर कौन सा आ रहा है? H1, ठीक है। हाँ एक बात आप समझ लें कि पूरी जो फाइल होती है ना आपकी, इंडेक्स की फाइल हो गई जावास्क्रिप्ट की CSS की, ये टॉप टू बॉटम जा रही होती है, और CSS का जो है नाम है ना कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड का मतलब होता है आबशार, ठीक है, ऊपर से नीचे तक झरना। तो ये फाइल ऐसे ही चल रही हुई कि ऊपर से रीड करते हुए आएगी, नीचे तक जाएगी। तो अब देखें सेम ही मैंने सेम एलिमेंट को जो है टारगेट किया, लेकिन स्टाइल डिफरेंट ही दिया। तो इसने क्या किया होगा, ये स्टाइल भी अप्लाई किया होगा, लेकिन जब वो नीचे आया उसने कहा भाई ये वाला स्टाइल तो अप्लाई हो रहा है, तो उसने उस चीज़ को ओवरराइट कर दिया, ठीक है, रीसेट कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जो बात बाद में लिखी जा रही है ना, जो बात बाद में लिखी जा रही है उसको प्रेसिडेंस दी जा रही है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आप लोगों ने ये नोट कर लेना है, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा फिर मैंने क्या किया था
कि अभी आप लोगों को क्लास लगाकर दिखाई थी। आपने बोला ठीक है मिस, आपने ऐसे ही तो बताया कि ऊपर से नीचे तक आएगा, तो ये भी अप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये ओवरराइड हो जाएगा, फिर लास्ट में जाके ये सब उसको ओवरराइड करते हुए पिंक लगा देगा। आपने ऐसा बोला, ऐसे समझा और आपने ऐसा आउटपुट देख लिया। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस क्लास को इसके भी ऊपर ले जाऊँ, अब बोलोगे मिस वैसे नहीं चलेगी, पहले ये पिंक लगेगा, फिर ग्रीन लगेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही हम डिस्कस करें। अगर वो वाला फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट चल रहा होगा ना तो उसके हिसाब से ऑरेंज कलर आएगा, लेकिन ऑरेंज कलर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब क्लास वाली जो चीज़ होती है ना उसको प्रायोरिटी दी जाती है किस पर, टाइप सेलेक्टर पे। ठीक है, तो इवन कि आपने लास्ट में जाके क्यों ना लिखो, अब फ्लो नहीं चलेगा, फ्लो डॉक्यूमेंट नहीं चल रहा। अब ये इनका जो है आपस में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो क्लास वाली जो चीज़ हमने लिख दी है ना उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो ऊपर है नीचे कहीं भी फाइल पे, उसको जो है उसकी बात मानी जाएगी। आपने देखा कि मैंने उसको ऊपर रखा था। ठीक है, और उसका ही कलर कौन सा आया, पिंक आया। ठीक है, तो ये बात देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ कि सही है, क्लास हमें समझ में आ गया कि अगर वर्सेस हो टाइप सेलेक्टर को क्लास का, कौन जीतेगी, क्लास जीतेगी। अब मैं क्या करूँ, इसको आईडी भी दे दूँ। ठीक है, आईडी क्या दें हम इसको, हेड के नाम से दे देते हैं। सही, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाके इस आईडी को सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर्स को मैंने दे दिया चॉकलेट। ठीक है, आप सबको बताना ना, आप सबकी फेवरेट। और कलर मैंने इसको दे दिया वाइट। डार्क कलर्स रख रही हूँ, टेक्स्ट कलर लाइट रख रही हूँ। अब बताओ ज़रा, एक ही एलिमेंट पे ज्यादती हो रही है, जुल्म ज्यादतियाँ। क्लास भी दिया जा रहा है, टाइप सेलेक्टर भी दिया जा रहा है, फिर टाइप सेलेक्टर, फिर आईडी। कौन सा कलर अप्लाई होगा, आईडी, चॉकलेट। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, लास्ट में तो आ रहा है ना, क्या पता इसकी बात मान लियो। अच्छा चलो देखते हैं, कलर तो ऑरेंज ही आ रहा है। सही। अच्छा, अगर ये फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट वाली बात चल रही होगी तो मैंने उस तरह से अज्यूम कर लिया, लेकिन क्या करूँ, मैं इसको सबसे ऊपर ले जाऊँ। सही, तो मैंने इसको क्लास से भी ऊपर रख दिया, इसको मैंने अब सबसे ऊपर रख दिया, क्लास से भी टाइप सेलेक्टर के थ्रू भी सबसे ऊपर रख दिया। तो जब भी कलर कौन सा आ रहा है, ऑरेंज। तो आपको बात समझ में आ रही कि क्लास से भी ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, आईडी को। तो अभी नंबर 1 आईडी चल रहा है, फिर क्लास चलेगा, फिर आपका टाइप सेलेक्टर चलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, मैं क्या करूँ कि लेट्स सपोज ये ग्रीन वाले को जाके ना ये प्रॉपर्टी लिखिए, लास्ट में जाके आपका जो सेमीकोलन ऐड ख़त्म होता है ना, जिसके थ्रू आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख रहे होते हो, यहाँ पे जाके मैंने एक्सप्रेशन साइन लगाया और लिख दिया इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंट। फ़ोन पे बात कर रहे हैं आप, कॉल वगैरह हो गई। देखें, मैंने आपको बताया ना कि मेरी आवाज़ जो है आप लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही, तो अपने घर वालों पर रहम कीजिए और बाहर जाके कॉल अटेंड कीजिए। सही, तो आपको भी बात समझ में आएगी, उनको भी समझ में आएगी। देखिए, आती है कॉल्स, आती है अम्मी की, आती है अम्मी परेशान होती है, कोई भी इमरजेंसी केस हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, लेकिन साइलेंट पे लगा लिया करो। ठीक है, और कॉल वगैरह आए तो एक्सक्यूज़ करके बाहर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग हेलो बोलते हो तो फिर ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है, सब मुड़ के फिर आपको देख रहे होते हैं, अजीब ही होता है। फिर अब देखो मैंने क्या किया कि जिस प्रॉपर्टी के लास्ट में इंपॉर्टेंट लगाया, ठीक है, तो क्या लगता है इसकी वजह से कुछ हो जाएगा, इसको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर इसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो कलर कौन सा आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो आईडी से भी जो है सबसे ऊपर कौन हो गया, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी के लास्ट में इंपॉर्टेंट लगा दिया उसको फ़र्क नहीं पड़ा, आईडी लगी है, क्लास लगी है, उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, उसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंस ना मिले उसको गवारा नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया इंपॉर्टेंट। हाँ, ये किसी भी प्रॉपर्टी के लास्ट में लगा सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड पे लगाया, ठीक है, मैं चाहूँ तो कोई भी पैडिंग मार्जिन लिखा है, किसी भी प्रॉपर्टी पे आप लगा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है आपकी। जी नहीं, CSS की फाइल में जो प्रॉपर्टीज़ की ना लास्ट में लगेगी, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, उसमें लास्ट में जाके लगेगी। ठीक है, CSS की चीज़ है, HTML की चीज़ नहीं है। सही, तो सबसे पहले कौन है, नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आगे जाके बूटस्ट्रैप पढ़ोगे ना, बूटस्ट्रैप वालों ने इंपॉर्टेंट लगाया होगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि हमारी CSS क्यों नहीं चल रही, उसकी क्यों चल रही है, तो फिर ऐसे मुश्किलात आएंगी वहाँ पे। ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको पता होगा कि भाई उसने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से उसकी बात मानी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, इंपॉर्टेंट है, फिर आईडी है, फिर क्लास है, फिर लास्ट में कौन है, टाइप सेलेक्टर। ठीक है, ये इसकी जो है हायरार्की है, प्रेसिडेंस है कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी पहले दी जाती है। बात क्लियर है, क्लियर है, कोई मसला है इसमें। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। क्विज हुआ है कोई आप लोगों का CSS वगैरह का, CSS। अच्छा, CSS जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में होता है 20 चैप्टर्स करके।
हाँ हो चुका है ना, बस अब नहीं होगा। HTML का होगा, अब CSS का होगा, फिर जावास्क्रिप्ट में 20 by 20 चैप्टर्स होते हैं, फिर होता है। ठीक है, पोर्टल वगैरह पे आपके हो रहे होते हैं ना, सब मैनेज हो रहा था। HTML में आए थे आप लोग ये अच्छे अच्छे नंबर्स? 100 किसके आए? 100 out of 100 नहीं आए, चलो 90s में तो आए ना। सही, तो बस इंशाल्लाह CSS में भी आपने पूरे नंबर लेकर आना है। ठीक है, आते हैं पूरे, आप चीज़ें अच्छे से पढ़ो, सब चीज़ें क्लियर हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें पूछी जाती हैं, आपको पता है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो ध्यान लगा के आपने करना होता है। तो सिंटेक्स वगैरह की चीज़ें नहीं होती, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि भाई इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या वो तीसरी कौन सी थी, इनलाइन हो, तो कौन सी वाली चलेगी, किसको प्रेसिडेंस दी जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा भाई, तो ये बात क्लियर हो गई, तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये वाले सब हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। ये ही बता रहे हैं कि रूल कैसे चलता है, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि आईडी वगैरह ये सब हो, ये इसकी चीज़ है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है इनहेरिट, विरासत। जैसे आपके जो माँ बाप हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम होने जा रही है ना, इंशाल्लाह होगी आपके नाम। तो वो कहते हैं ना विरासत में मिली है हमें, या कोई फीचर्स होते हैं, कहते हैं अम्मी पे गई है नाक, ठीक है, अब्बू पे गई है, तो इस तरह से होती है चीज़ें। तो ये भी क्या है कि आप अगर डिव में चीज़ें रखोगे ना, डिव का फ़ायदा ये है कि डिव के अंदर आपने एलिमेंट्स रख दिया, अब उस डिव पे जो स्टाइल लगाओगे ना, ठीक है, उसकी वजह से इसके जो रियायत है ना, रियासत है, जो इसके बच्चे हैं, ठीक है, उन पे भी ये स्टाइल खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है डिव में। तो आप लोगों ने डिव्स वगैरह को भी ना थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है। अभी हम पूरे लेआउट बना रहे होंगे तो उसमें डिव बहुत दिल खोल के हम यूज़ कर रहे होंगे। सही। अच्छा, इनहेरिटेंस बता दिया। वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्यों हमें एक्सटर्नल यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होता है हमारे पास, तो हमें बेहतर है कि अलग फाइल में रखें, रायता ना फैले, खिचड़ी ना पके हमारी HTML की फाइल में। उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम अलग से फाइल बनाते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 11, कलर लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो बाय नेम होता है कि आप जैसे लिख रहे हो ब्राउन, चॉकलेट, इस तरह से, लेकिन सारे कलर्स नहीं मिलेंगे आपको। ये 147 ही है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कितने हैं? 147। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। ये CSS की तरफ से प्री डिफाइंड कलर्स हैं जो कि बता रहे हैं 147 मेरी लिस्ट में। लेकिन अगर आपको कोई कलर चाहिए जो इसके पास है ही नहीं, तो फिर आपको वो नाम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप क्या करो। एक होता है हेक्सा कोड। हेक्सा कोड क्या होता है कि हेक्स कोड से स्टार्ट हो रहे थे, उसमें 6 डिजिट्स होते हैं हैश के बाद। ठीक है, 2 जो शुरू के ना बता रहे होते हैं रेड, और 2 जो बाद के मिडिल वाले होते हैं वो किसको बताते हैं? ग्रीन, और जो लास्ट वाले 2 होते हैं वो ब्लू। तो कहते हैं ना दुनिया में जितने भी कलर्स हैं उन 3 कलर्स को मिलाकर बना दिया गया। जैसे आप लोगों ने जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, पेंटिंग शेंटिंग करते हैं, तो वो 2-3 कलर मिलाते हैं, कोई नया कलर बना देते हैं। एक हमारे पास जो है वो स्कूल टाइम पे पेंसिल बॉक्स होता था, एक वो पेंसिल आती थी जिसमें 24 कलर होते थे। ठीक है, एक 12 कलर वाला डब्बा भी होता था। ठीक है, तो क्या करते थे कि जिसके पास 24 नहीं है, 12 है, तो फिर वो 2-3 कलर मिला के टीचर कहती थी इनको मिला लो तो ये कलर बन जाएगा। ठीक है, काम चला लेते थे। तो वही वाली चीज़ है कि भाई आपने इन 3 कलर्स को मिलाते हुए ना कोई कलर बनाना होता है। तो हेक्स कोड का क्या होता है कि अभी आप लोग देखते हैं ये VS कोड में ये फीचर है कि मैं जिस पे होवर करती हूँ तो ये पिकर खुल जाता है, कलर पिकर। इसमें जाके ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखें ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। ये वाला कोड जो है ना, ये वाला कलर आपको हेक्सा कोड में मिल जाएगा। तो इसका हेक्सा कोड ये है। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक कर रही हूँ, इसको HSL में भी दे देगा। ये एक और यूनिट होता है हमारे पास, HW भी होता है, और तीसरा हमारे पास RGB भी होता है। ये देखें ये वाला भी, मतलब एक कलर के तीनों में हो सकता है, उसका नाम भी हो सकता है, उसका कोड भी हो सकता है, और उसका RG भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई आप बोलोगे मिस ये हम जैसे कुछ करने बैठे हैं प्रैक्टिस के लिए, और हमें समझ में नहीं आ रहा हम कलर्स कौन से लगाएं, किस तरह के लगाएं। तो देखें अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड में हैं, अभी आप लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके जब प्रोफेशनली काम करेंगे ना तो डिज़ाइन आपको दिया जाता है। कोई फिग्मा की फ़ाइल दे दी, कोई आपको जो है वो इस तरह से डिज़ाइन दे दिया, प्रोटोटाइप दे दिया, उसमें सारी चीज़ें आपके पास होती हैं कि कलर कौन सा लगेगा, वो हेक्सा कोड होगा, उसका RGB होगा, किस तरह से वैल्यू होगी। ठीक है, बीइंग अ डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि लगाना कैसे। जैसे आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड के कलर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आपने टेक्स्ट का कलर लगाना है तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यूज़ है, मीडिया हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गई, ये सब आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, इस बात की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अभी तो हम प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम प्रैक्टिस मोड में। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में ना आए कि कलर जैसे कुछ भी अपना बना रहे हो प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपने गोलागंडा, रेड, ब्लू जो कि बहुत डार्क कलर्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन आप चाह रहे हो थोड़ा जो है अच्छे अच्छे कलर्स मुझे मिल जाए, तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। एक का नाम है कूलर्स। क्या नाम है? कूलर्स। इस पर जो है आपको मज़े मज़े के कलर्स मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छे कलर बनाए होते हैं। जैसे हम स्टार्ट जनरेटर करें तो इसमें बता रहे हैं, देखें कि इसके साथ ना ये वाले कलर्स अच्छे लगेंगे।
ठीक है। इस तरह से काफ़ी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो इसको आपने कॉपी करना हो, इसका हेक्सा कोड मिल जाएगा आपको, इसको आपको RGB वैल्यू मिल जाएगी, सब यूनिट्स में आपको ये कलर की वैल्यू मिल सकती है। देखिए काफ़ी सॉफ्ट कलर्स हैं, ठीक है। ऐसे हम नाम ढूंढेंगे ना CSS में हमें नहीं मिलेगा। सॉफ्ट ब्लश, ब्लश मिलेगा हमें नहीं ना। देखिए मैंने क्लिक किया इसको, ठीक है। ये जो मैंने कोड, इससे कोड दिया हुआ है, कॉपी किया मैंने इसको और जाके मैंने ज़रा लगा दिया, चल कौन सा रहा था, ग्रीन चल रहा था, तो इसकी जगह लगा दिया। सही है। अब मैंने देखा ब्लश लग गया होगा, ये देखो लग गया। सही, इसे सही कॉपी करना है। अगर हैश ना हो ना साथ में तो हैश खुद से लगा लेना। जैसे अगर मैं हो सकता है यहाँ पे कॉपी करूँ तो मुझे हैश ना दे, तो आपको पता है कि हेक्सा कोड में हैश ही आता है, जब भी तो उसका नाम हैक्स करके स्टार्ट हो रहा है, 6 है, तो हैश भी होना चाहिए साथ में, तो हैश आप लगा लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसी उसमें जो है ना RGB चाहिए, तो देखिए नीचे ड्रॉप डाउन भी आ रहा होता है, RGB चाहिए, इसका जो है आपको RGB कितना मिलेगा, HSL मिल रहा है, ये रहा RGB, देखिए RGB मिल रहा है आपको। कॉपी किया आपने, या आप ये भी कर सकते हैं, इसका आई ड्रॉपर है, इसको किसी भी इस जगह पे लेकर जाते हैं ना आप, तो कोई कलर होता है वो खुद ही जो है पिक कर लेता है। जैसे ब्लू कलर मैंने क्लिक किया तो ये पिक हो गया, ठीक है, कॉपी हो चुका होगा। मैं लगा कर देखूँ ज़रा क्या कॉपी किया इसने। हाँ कॉपी कहाँ किया है, कहाँ दिखेगा मुझे, एक मिनट, कहीं कॉपी किया उसने। कॉपी आई गेस उसमें साइन इन वगैरह ना करना पड़े, दिखा कहीं क्या वो शॉपिफाई करके कुछ आ रहा है, ये तो कुछ और ही है, मुझे शायद साइन इन करना पड़ेगा। वो जो आई ड्रॉपर है ना, ये आपको उसमें भी होता है, इसमें मिल जाएगा। इंस्पेक्ट का पता है आप लोगों को, ठीक है। इसमें जाके जहाँ पे आप कलर चेंज करते हो, यहाँ पे कहीं मिलता है, यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक है। आई ड्रॉपर आपके ब्राउज़र में भी होता है। अब जैसे मुझे कोई कलर पसंद आ रहा है, ये वाला क्लिक किया तो ये देखें, ये हेक्सा कोड ला कर दे दिया उसने, कॉपी करके लगा सकते हो। तो ये छोटे छोटे आपके पास ना इस तरह से होते हैं कि कहीं पर भी आप उसको लेकर जाओ, कोई कलर आपको सेलेक्ट करना है तो कर दो। अच्छा, किसी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं ना इस तरह से, कोई वेबसाइट वाले कलर आपको पसंद आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको फ़ॉन्ट का ही बताया था, किसी वेबसाइट पे कोई फ़ॉन्ट लगा हुआ है, आपको वो समझ में आ रहा है, तो आप जो है वो एक्सटेंशन का नाम क्या था, फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है। नहीं, गूगल फ़ॉन्ट्स पे तो हम जाके खुद लगाते हैं, किसी वेबसाइट पे आपको कोई फ़ॉन्ट निकलवाना होता है, तो उसकी मैंने बताई थी कि एक्सटेंशन फ़ॉन्ट फाइंडर के नाम से, याद आ गया, ये है। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, ये अगर आपने लगाई हो तो वो बता रहे थे कौन सा फ़ॉन्ट है, ये सारी डिटेल्स ऐड कर लिएगा। इस तरह की छोटी मोटी एक्सटेंशंस ना, किसी वेबसाइट से आप इंस्पिरेशन लेते तो वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसका कलर हो गया, ठीक है, उसमें जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं आपने वो निकलवाने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं इसको ज़रा पेन करके दिखाऊँ, फ़ॉन्ट फाइंडर, अब देखिए मैंने किया, अब मुझे पता करना है ये कौन सा फ़ॉन्ट है। देखिए उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, एंटर सैंस सेरिफ, ये सब डिटेल्स आपको बता रहा है। सही, तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट निकाल सकते हो। कलर भी आप देखो मिल रहा है, ये अच्छी एक्सटेंशन है, इससे कलर भी मिल रहा है आपको और फ़ॉन्ट फैमिली भी मिल रहा है। सही, तो RGB बता रहा है आपको, ब्लैक यूज़ हुआ है इस फ़ॉन्ट के ऊपर, ये एक्सटेंशन यूज़ करें, काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग अपनी बना रहे तो इस तरह की वेबसाइट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और अगर किसी वेबसाइट को देखकर बना रहे हैं तो एक्सटेंशन के थ्रू उसमें से चीज़ें भी निकाल सकते हैं आप, चाहे उसका कलर हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, उसकी इमेजेस हो गई, उसका मीडिया हो गया, ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू। कलर लगाने के 3 तरीके, ये भी आपका जो है रिवाइज हो गया। इसमें तो आई गेस ये पूरा चैप्टर कलर्स का ही है। जहाँ कहीं भी कलर की बात हो जाए ना, चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, चाहे बैकग्राउंड कलर हो, चाहे बॉर्डर कलर हो, जहाँ कहीं भी कलर की बात हो जाए, ये तीनों तरीके अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, तीनों नहीं लगाने चाहिए, अगर मैं तीनों लगा दूंगी ना तो चलेगा कौन सा, लास्ट वाला, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही लगाना है आपने, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही लगाना है। भाई बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कलर्स को आप लोग समझ लो, ये तीनों मिलाकर जो है कलर बनते हैं, हमें पता है। अच्छा भाई, इसमें देख लीजिएगा कि हर एक कलर की ना रेंज होती है 0 to 255। हो सकता है कोई से पूछ लिया जाए आपसे, जैसे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, तो 0 का मतलब होता है बिल्कुल उसका लाइट वर्जन है, 255 का मतलब होता है बिल्कुल डार्क वर्जन है। जैसे यहाँ पे नोट करो तो RGB मैंने यूज़ किया है, तो ये दिखा रहा है रेड का 128 यूज़ किया है, ग्रीन का मैंने 0 यूज़ किया है, और ब्लू का 115। इसकी क्या रेंज है, 0 to 255। अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ, इट मीन्स कि मैंने रेड भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो बना ही कौन सा था, ब्लू, ठीक है। दोनों गायब हो चुके हैं, 0 0, और बचा कौन सा, ब्लू वाला, ठीक है। तो कम ज़्यादा करके ना आप कोई भी कलर अप एंड डाउन कर सकते हैं इसका, ये बता रहा है आपको। अच्छा, हेक्सा कोड में आपको बता रहा है कि भाई ये जो डिजिट्स होते हैं 6 होते हैं, 2 जो है वो आपके रेड होते हैं, 2 ग्रीन और 2 ब्लू, ठीक है। कलर नेम से भी आप इसको मंगवा सकते हो, ये बता रहा है। अच्छा भाई, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ह्यू का मतलब है कि कोई भी कलर ना, कोई भी आपका रेनबो कलर, जितने भी कलर्स हैं उनमें से कोई ना कोई कलर होगा, ह्यू हो जाएगा।
सैचुरेशन क्या होता है कि आपने कलर में कितना ग्रे कलर ऐड करना है, ठीक है। ग्रे कलर कितना ऐड करना है ये परसेंटेज में होता है, आपने 0% करना है, आपने 50% करना है, आपने 100% करना है। अच्छा, ब्राइटनेस तो आप लोगों को सबको पता है मोबाइल की ब्राइटनेस होती है, अगर बिल्कुल हम ब्राइटनेस डाउन कर देते हैं तो ब्लैक कलर हो जाती है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, हमारी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, हमें लगता है हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है ना। तो क्या होता है कि एडिशन ऑफ ब्लैक कलर, कि आपने ब्लैक कलर को कितना ऐड करना है। अगर आप बिल्कुल लो कर दोगे तो ब्लैक कलर बिल्कुल फुल हो जाएगा, और अगर आप बिल्कुल फुल कर दोगे 100% तो इट मीन्स के ब्लैक कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, जब भी तो आपका मोबाइल रोशन हो जाता है, आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ब्राइटनेस जब आप उसकी फुल कर देते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है HSL, ठीक है, HSL वाला। अच्छा, कंट्रास्ट आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली आप लोग लड़कियाँ हो, अभी वैसे ही शादियाँ वादियाँ चल रही हैं, ठीक है। मेहंदी का आप लोगों ने लहंगा बनाना है, तो अगर लहंगा हैवी है तो दुपट्टा आपको सिंपल रखना चाहिए, सही है। और अगर आपकी शर्ट जो है वो डार्क कलर की तो आपको दुपट्टा लाइट कलर का रखना चाहिए। ये सब आप लोगों को पता है ना, कि जैसे मेरा भी अबाया देखो तो लाइट है, उसके ऊपर डार्क स्कार्फ अच्छा लग रहा है, सही है। अगर लाइट पे लाइट लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमें पता है कि डार्क अगर बैकग्राउंड होगा तो लाइट उसके ऊपर फ्रंट का दिखेगा, ठीक है। और अगर उसका बैकग्राउंड कलर लाइट होगा तो उसके आगे क्या दिखना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड दिखना चाहिए। तो ये वाली बात कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट वाली, क्योंकि अगर होगा ना कि बैकग्राउंड कलर भी लाइट है, कंटेंट भी लाइट है, तो आपको दिखेगा ही नहीं, पढ़ ही नहीं पा रहे हो कंटेंट को। लेकिन अगर ये है कि पीछे वाली चीज़ जो है डार्क है, आगे वाली लाइट है, तो बेहतर है, या आगे वाली लाइट है पीछे वाली डार्क है, ठीक है, तो ये भी चलेगा, सही। तो ये बता रहे हैं कि कंटेंट लिखते टाइम ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये ओपेसिटी पता है आप लोगों को, ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, कलर में भी होती है, पूरे एलिमेंट में भी होगी। जैसे यहाँ पे जो कलर्स लिखे ना RGB, अगर मैं लास्ट में जाके A लगा दूँ, A का मतलब है ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1, कभी जो है ये 1 नहीं होती, होती है 1 होती है इसमें, लेकिन 0 पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे होते हैं इसमें, 0.5, 0.7। अगर मैं लिख दूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 0.5 होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपको ये भी मिलता है, ये वाला जो बार है ना, ये भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है आपकी, ठीक है। और मैंने इसमें किया 0.5, मतलब आधा ये ट्रांसपेरेंट होगा कलर। चाहे अगर मैंने देखा कलर जो है वो आधा जो ट्रांसपेरेंट है, अच्छा मैंने इंपॉर्टेंट वाली चीज़ लगाई तो ये चलेगा, इसको उठा के यहाँ पर रख देता है, फिर हैश की ज़रूरत नहीं है, सही। इसमें कोई मसला, बोर तो नहीं हो रहे? अभी तो रिवीजन कर रही हूँ मैं, पढ़ाया भी नहीं मैंने अपना, अभी मैंने रिवीजन किया है। अच्छा, बच्चे मुझसे बहुत भागते हैं कि मैं बंद कर दें, मैं सब बस ही नहीं करती, बोलती जाती हैं। मुझे बड़ा शौक है पढ़ाने का, मुझे बड़ा शौक है बोलने का, आप लोग सुनते रहो मैं बोलती रहूँ, ठीक है। ये सीन चलेगा। अच्छा भाई, तो देख लिया हमने कि ए का मतलब है ओपेसिटी, कलर को कितना आपने लाइट या डार्क करना है आप ये बता सकते हो। अच्छा, दूसरा होता है पूरे एलिमेंट के ऊपर ओपेसिटी है, इस पर क्या होगा, पूरा एलिमेंट, उसमें कंटेंट हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर हो गया, उसका कलर हो गया, सब मिलाकर उसको ट्रांसपेरेंट कितना करना है। अब 0 का मतलब होगा कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा ये, देखो कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, एलिमेंट है लेकिन बिल्कुल मैंने उसको ट्रांसपेरेंट ना 0 कर दिया, ठीक है, पूरा एलिमेंट की बात हो रही है। अच्छा, 0.5 कर दूँ तो ये सारा कुछ इस पर जो है ना वो हल्का हल्का आपको दिखेगा 50%। जी क्या हुआ मारोश, कोई मसला है? पीछे कौन है, कोई कौन है? अच्छा, आप कंफर्टेबल हैं, पीछे जाना है? सीट्स तो हैं, खाली पड़ी हैं काफ़ी सीट्स, देख लें आप, काफ़ी हैं सीट्स तो, एक मुझे दिख रही है सेकंड लास्ट रो, देख ले, कंफर्टेबल हो जाए आप बैठने के लिए, 3 घंटा बैठना आसान नहीं होता, कंफर्टेबल होकर बैठा करें मेरी तरह, रिलैक्स। बैठना है, जाए फिर, किस बात का इंतज़ार है? अच्छा भाई, ओपेसिटी वाली, ओपेसिटी क्या होगी कि पूरा एलिमेंट, ठीक है, उस पूरे एलिमेंट पे जो भी प्रॉपर्टीज लगी ना सब के सब ट्रांसपेरेंट हो रही होंगी, चाहे उसको आप हाफ करो, फुल करो या करो ही नहीं, ठीक है। इसका जो अगर करो ही नहीं तो क्या होगा, 1 होगा इसका बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 1 पे सब दिख रहा होता है आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगी, 0 का मतलब बिल्कुल सारा गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। और अगर 0.5 कर दूंगी तो आधा आधा आपको दिखेगा, 0.5 नहीं 0.5, तो ये आपको आधा आधा दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप पूरे एलिमेंट को लाइट और डार्क कर सकते हो। अच्छा भाई, आगे हम देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, कलर्स हमें सारे समझ में आ गए। ये चैप्टर पूरा कलर्स पे था, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 तो आई गेस मैंने ही इस क्लास में बताया था, पूरा बॉक्स मॉडल, उसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये मैं सिखा के गई थी आप लोगों को, ये आता है आप लोगों को, ठीक है।
अच्छा, और इसमें लगाने के तरीके भी आपको बताए थे, चारों तरफ से कंट्रोल करना है आपने, दो तरफ से कंट्रोल करना है, या किसी तरह से आपने स्किप करना है, या अलग अलग करना है, मार्जिन टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सब आप लोगों को आता है। पकाऊँ तो नहीं ना इसमें? ठीक है, बस आगे जाते हैं फिर। विद और हाइट का बताएं। एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स होते थे, लेकिन आपने कोई भी अब स्टाइल करना है ना तो सीएसएस के थ्रू करेंगे आप, ठीक है? क्या चला भाई, मुझे भी खिलाओ। विद और हाइट कौन कौन एब्सेंट था? तो गलती मेरी आपकी है? हाँ देखो आप एक हो, क्लास की मेजोरिटी सबने पढ़ा हुआ है। अब बताओ, ज्यादती उनके साथ होगी आपके साथ होगी अगर मैं टॉपिक को दोबारा रिवीजन करवाऊँ? उनके साथ होगी ना? अच्छा, और मैं बता दूं, मेरी क्लास में ना मैं बहुत जल्लाद बन जाती हूँ उस टाइम। अगर बच्चा एब्सेंट हो रहा है, वो कवर करके नहीं आया, मुझे आगे बोल रहा है कि मैं इससे एब्सेंट था, तो फिर जो है फिर उसकी अच्छे से क्लास होती है। बेटा आपने की है ना गलती, आप एब्सेंट हुए ना, आपकी मजबूरी थी, तो आप पे ये फ़र्ज़ होता है कि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्लास फेलो उससे पूछो कि मिस क्या टॉपिक पढ़ाया है। वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको। अब आपके ऊपर ये लागू होता है कि घर पे आप बैठे हैं, उसको टाइम दे के आएँ और नेक्स्ट क्लास में आने के बाद हमारी क्लास के साथ सिंक रहें, ठीक है? क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है, ठीक है? अम्मी नहीं निकलने देती हैं, सही हो जाता है, शादी में जाना होता है, आपकी भी शादी हो सकती है, तो सही है। तो इस वजह से आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कवर करके आएँ, ठीक है? अभी तो मैंने सुन लिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं किसी से ना सुनूँ, सीधी बात, ना बकवास। अच्छा भाई, मिन और मैक्स आगे मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में इसका इतना दे सकती हूँ कि मिनिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम, कम से कम, ठीक है? अभी रिश्ता ढूंढते हैं आप लोग, अपनी भाभी लेकर आते हो तो बोलते हैं ना मिनिमम, कम से कम उसकी एजुकेशन मैट्रिक तो होनी चाहिए ना भाई, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैट्रिक तो एटलीस्ट पढ़ी लिखी तो, ठीक है? और मैक्सिमम क्या होता है कि भाई ज़्यादा है उसकी 25 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मिनिमम का मतलब कम से कम, इससे ज़्यादा चीज़ हो सकती है। मैक्सिमम का मतलब है इससे नीचे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सही? तो आगे जाके मीडिया क्वेरीज में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। इस तरह से हाइट में भी होता है। ओवरफ्लो का बताएं। ओवरफ्लो क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड होता है, हाँ, ज़्यादा हो जाना, ठीक है? ओवरलोड हो जाना खा खा के शादियों में, ठीक है? तो ओवरफ्लो का मतलब है कि जैसे पानी भर जाता है ना आपका, टैंकी ओवरफ्लो करने लग जाती है, ठीक है? फिर बोलते हैं मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। तो यही होता है कि अगर आपने किसी डब्बे के अंदर कंटेंट लिखा है, कोई डिब हो सकती है, अब वो कंटेंट ना बाहर निकल रहा है, ठीक है? ओवरफ्लो हो चुका है, अब उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? चलो हम इसको मसले को बनाते हैं, फिर समझते हैं कि किस मसले के बारे में बात हो रही है। एक मैंने डिब बनाई है और उस डिब में मैंने जो है लॉरेम 100 लिख दिया, सही? और इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, तो डिव को मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको कहा विद इसकी 100 पिक्सल हो जाए और इसकी हाइट भी कितनी हो जाए? 100, ठीक है? एक डब्बा नुमा शक्ल में इख्तियार हो जाए। अच्छा, जाके देखा तो ये डिव है, सही है। इसका बैकग्राउंड कलर भी लगा दें तो और विजिबल होगा कि इसका कितना एरिया है। देखो डिव इतनी है, उसकी विद और हाइट मैंने 100 पिक्सल की हुई है, लेकिन कंटेंट उसमें से बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये सिनेरियो है। तो भाई ये तो गलत बात है, ऐसा कभी देखा किसी वेबसाइट में? नहीं ना। तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बोल रहा है कि भाई आप यूज़ करो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, उसमें आप लगा दो पहले तो हिडन। हिडन से क्या होगा? हाइड हो जाएगा, ठीक है? अब देखो क्या जो चीज़ ओवरफ्लो हो रही थी वो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, वो हाइड हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है वो हाइड हुई है या बिल्कुल गायब हो गई? जैसे आपने डिस्प्ले में पढ़ा था ना, एक विजिबिलिटी नन होता था, एक विजिबिलिटी हिडन होता था कि उसकी जगह है लेकिन वो आपको दिख नहीं रही, और एक होता है डिस्प्ले नन कि बिल्कुल ही वो सफाई हस्ती से ख़त्म हो चुकी है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वो। अब आपको क्या लगता है ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? अच्छा, हमें पता ही चलेगा इसके बाद हम कोई एलिमेंट बना कर देखते हैं, सही? अगर वो इसके फ़ौरन बाद आ गया ना तो समझ लो कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई स्पेस आया बीच में तो समझ जाना कि वो चीज़ जो है उसकी स्पेस रिजर्व है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं हेलो उसके फ़ौरन नीचे आया, तो इट मीन्स कि वो चीज़ हाइड होने के साथ साथ गायब भी हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन बताओ क्या ये बेहतर तरीका है? कंटेंट अगर हमने गायब ही करना था तो हम लिखते ही उतना जितना हमने उसको दिखाना था। कॉमन सेंस की बात है ना, ये बेहतर तरीका नहीं है। इसमें और भी फिर सजेशन है कि भाई आप लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा, पसंद आएगा भी कैसे? इसका कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंस से बात कर रहे हो आप। अच्छा भाई, स्क्रॉल से क्या होगा? देखिए स्क्रॉल बार आ गया, कॉलम में भी आ गया, बेद में भी आ गया, ठीक है? कि कंटेंट सारा दिखेगा, यूज़र थोड़ा स्क्रॉल करके देख ले उसको, ठीक है? ये तरीका हो सकता है। अच्छा, इसमें देखो आप दोनों तरीके से आया ना, इधर से भी आया वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ से बाहर आया है इसमें। अच्छा, इसमें जो एक तीसरा भी है ऑटो,
ऑटो में क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा एक चीज़ करती हूँ कि इसकी मैं हाइट को, ये इसकी विड्थ को कम कर देती हूँ और आपको पहले प्रॉपर्टी लगा कर दिखा रही हूँ स्क्रॉल। सही। अच्छा स्क्रॉल में देखो तो वर्टिकल भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है ना, दोनों में ये बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि इसको ऑटो कर दिया। क्या कर दिया? ऑटो। अच्छा ऑटो से क्या हुआ? जस्ट वर्टिकल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा। मतलब क्या मसला है इसमें कि अगर वो देखिए ऑटो देखेगा कि कहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, क्या वो विड्थ से हो रहा है या हाइट से हो रहा है, वहाँ पे आपका बार जो एडजस्ट कर देगा। पहले दोनों में हो रहा था क्योंकि दोनों तरफ से ओवरफ्लो हो रहा था, जब मैंने आपको पीछे लगा कर दिखाया ना, तो ऑटो से भी क्या हो रहा था कि दोनों तरफ से बाहर आ रहे थे क्योंकि उस वक्त कंटेंट मेरा दोनों तरफ से ही ओवरफ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वो चाहे आपका विड्थ से हो रहा है या हाइट से, दोनों तरफ से लगा देगा। समझ में आ रही है? ऑटो क्या करेगा? ऑटो का मतलब है ऑटो खुद ही संभालेगा। अब वो खुद ही देखेगा, अच्छा वो खुद ही देखेगा कि विड्थ से स्क्रॉल हो आपका कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है या हाइट से, ठीक है। कौन देखेगा? ऑटो, ठीक है। वो खुद ही से आपका बार वहीं पे लगाएगा, दोनों तरफ से होगा तो दोनों तरफ लगा देगा, एक तरफ से होगा तो एक तरफ से लगा देगा, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। लेकिन जब जो है आप कौन सा यूज़ करोगे? स्क्रॉल यूज़ करोगे। स्क्रॉल में दोनों तरफ से लगाएगा, चाहे एक तरफ से क्यों ना हो, लेकिन लगाएगा दोनों तरफ से। ये बात क्लियर है? तो कौन सा बेहतर है? ऑटो बेहतर है ना, ऑटो बेहतर है कि खुद ही वो देखेगा कहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है और वहाँ लगा देगा। ओवरफ्लो हो गया। पैडिंग शेडिंग आप लोगों को पता है, बॉर्डर विड्थ सही है। और बॉर्डर लगाने के चारों तरीके मैंने बताए थे, अलग अलग रंग लगाना हो, अलग अलग स्टाइल लगाना हो चारों दिशाओं से, बताया सही। इसका शॉर्ट हैंड यूज़ करना चाहिए हमें, बॉर्डर वाला, मार्जिन पैडिंग, सेंटरिंग कंटेंट, डिस्प्ले। डिस्प्ले आता है? पढ़ लिया? मतलब पढ़ना है, पढ़ लिया? अच्छा अच्छा। आप लोगों को पता है ना, दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ब्लॉक कौन से होते हैं? जो पूरी जगह रिजर्व करते हैं, चाहे उनके पास उनका कंटेंट कम क्यों ना हो, लेकिन ना वो किसी के बराबर में आते हैं ना किसी को अपने बराबर में आने देते हैं। और इनलाइन कौन होते हैं? हाँ, वो बेचारे मासूम होते हैं, उतनी जगह घेरते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, CSS के थ्रू ना किसी भी ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। ये पावर कौन दे रहा है हमें? CSS। देखो अभी मेरे पास क्या है, H1 बना हुआ है। H1 का बाय डिफॉल्ट जो है डिस्प्ले कौन सा होगा? ब्लॉक होगा। अगर मैं फिर भी लगा दूँ और जाकर देखूँ कुछ फ़र्क पड़ा है ना, और H1 के बराबर में ना कुछ मैं लिख भी देती हूँ। अभी तक ये क्या है? ब्लॉक ही है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक है तो ये एंकर टैग को बराबर में आने नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि इसको इनलाइन में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो तो ये बराबर में आने दे रहा है। इसकी ब्लॉक वाली पावर मैंने छीन ली ना, इसको मैंने इनलाइन बना दिया, तो अब ये इनलाइन हो चुका है। ये मैंने CSS के थ्रू किया है, ठीक है। तो अगर ये एंकर टैग को मैं करूँ, एंकर टैग को ब्लॉक बना सकती हूँ, कोई मसला? एंकर टैग की डिस्प्ले क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? इनलाइन है। लगाऊंगी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसी है। और अगर मैं इसको कर दूँ ब्लॉक, तो अब क्या होगा? ये गवारा नहीं करेगा उसके बराबर में आने के लिए, इसको चाहिए अपना स्पेस, नीचे आ गया, सही। तो किसी भी आप ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। अच्छा एक तीसरा भी होता है, तीसरा कौन सा होता है? इनलाइन ब्लॉक होता है। H1 को मैंने दिया हुआ है, एक काम करती हूँ, इसको मार्जिन भी दे देती हूँ 10 पिक्सल और पैडिंग में इसको देती हूँ 10 पिक्सल। सही, सिंपल क्या किया है, H1 को मार्जिन पैडिंग दे दिया। जाकर मैं देखूँ ज़रा, इसको लग रही है चारों तरफ से H1 को, ये मैंने शायद बताया इस क्लास में, जहाँ तक याद आ रहा है। देखो ज़रा जी, ब्लॉक का किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप इनलाइन भी बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं बाय चेंजिंग डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। डिस्प्ले में जाके आप इनलाइन लिख दो, डिस्प्ले में जाके आप ब्लॉक लिख दो, सही। अच्छा देखो ये मैंने क्या किया कि इनलाइन यूज़ किया, लेकिन इनलाइन में जो है पैडिंग और मार्जिन देखो ना दो तरफ से नहीं आया, वहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दिखा रहा है, ऊपर नीचे से नहीं आया, ठीक है। इस तरह से जो है पैडिंग में भी एक सीन होता था कि किसी तरफ से नहीं आता था। बताओ ज़रा, नोट करवाया था। मार्जिन में जो है वो टॉप और बॉटम से नहीं आता, और पैडिंग में लेफ्ट टॉप से नहीं आता, लेफ्ट और राइट टॉप से नहीं आता, एक तरफ से नहीं आता, बस सही है। तो ये मसले होते हैं हमारे पास इनलाइन में, सही। लेकिन अगर हमने प्रॉपर इसको मार्जिन पैडिंग देनी हो तो फिर आप क्या कर लो, इसको इनलाइन ब्लॉक बना दो, जो कि ज़्यादा बेहतर है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इससे क्या होगा, सब प्रॉपर देखिए अप्लाई हो रहा है, पैडिंग भी चारों तरफ से आ रही है, मार्जिन भी चारों तरफ से आ रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर इनलाइन लगाओगे ना, तो इनलाइन में मसले मसाइल हैं कि भाई मार्जिन इस तरफ से आएगी, पैडिंग इस तरफ से नहीं आएगी, ये इश्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर कौन सा है? इनलाइन ब्लॉक, ठीक है।
अच्छा फिर बताएं, आप लोगों ने अभी CSS की कितने असाइनमेंट किए हैं? ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके हैं हम लोग? कोई कलर शलर वाली वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने? क्या बनाया आप लोगों ने? क्लोन बनाई है, ज़बरदस्त। और फेसबुक में जो आपने साइड बाय साइड चीज़ें करनी हो तो उसके लिए इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया है सब ने? फ्लैक्स, अच्छा आप लोगों ने फ्लैक्स पढ़ लिया। हाँ मैंने ही पढ़ाया था आई गेस। हाँ ये तो अच्छा हो गया, फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस आप। हाँ क्योंकि चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ रह गई थी ना, पेरेंट वाली मैं पढ़ा कर चली गई थी, चाइल्ड वाली रह गई थी। अच्छा तो हमें इनलाइन ब्लॉक भी यूज़ करना चाहिए, हमें इनलाइन भी यूज़ करना चाहिए। हमें आता अच्छा तरीका जो कि फ्लैक्स बॉक्स वाला है, तो हमें सारी चीज़ें लेआउट जो है फ्लैक्स बॉक्स से डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बना चुके हो ऑब्वियसली, लेकिन मैं फिर भी एक वेबसाइट ना आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगी पूरा लेआउट फ्लैक्स बॉक्स से कैसे बनाना है। और ये बताएं गिट एंड गिटहब आप लोगों को आता है? अकाउंट बनाया, गिट एंड गिटहब पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बीच में गिट एंड करवाई थी, अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग सबमिट, ये चीज़ भी करवानी क्योंकि हैकाथॉन्स वगैरह गिट एंड गिटहब बहुत ज़रूरी। अच्छा अभी देखो ज़रा छुट्टी आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है, तो छुट्टी को आप लोगों ने बर्बाद नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। और मैंने डाली हुई है ये पूरा जो गिट एंड गिटहब का सिस्टम है ना, ये प्लेलिस्ट डली हुई है, ये वाली गिट एंड गिटहब। तो इसमें जो गिट एंड गिटहब वाली वीडियो है ये देख कर आनी है, क्योंकि इसमें कैसे अकाउंट बनाना है आपने, कैसे जो है क्रेडेंशियल लगाने हैं, गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारा सेटअप आपके घर पे भी होना चाहिए। और यहाँ के कंप्यूटर्स में आके कैसे आप लोगों ने किसी का देखना है, क्रेडेंशियल लगे हुए तो नहीं है, उसको हटा के अपना कैसे लगाना है, ये सारा कुछ मैंने इसमें बताया। एंड गिट एंड गिटहब है क्या, बहुत ज़रूरी होती है। इससे मैंने जोक भी मारा है बीच में कि जैसे आप जो है टेलर के पास जाते हो और टेलर आपको बोले कि भाई बहन जी मैं आपका डिज़ाइन तो बना दूंगा, ईद पे आप बहुत अच्छी लगेंगे, लेकिन मसला ये कि मुझे कैंची चलाने नहीं आती, तो आप उसको अपने कपड़े देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपर के लिए भी ना गिट एंड गिटहब बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये नहीं आता ना तो फिर आपको कोई मानेगा ही नहीं कि आप डेवलपर हो। सही, इतना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह से डेवलपर के लिए गिट एंड गिटहब जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बीच में मैं पूरी आप लोग से वेबसाइट बनवा रही होंगी ना, तो टास्क दिया करूँगी कि पहले गिटहब पे जाओ, अकाउंट बनाओ, मतलब अकाउंट वगैरह तो बना हुआ होगा, बातें नहीं करें, चीज़ें खाते हुए नजर ना आए, छीन लूँगी मैं, खा लूँगी फिर। तो क्या होगा कि पहले गिट पे जाके रेपो बनानी है अपने, फिर आपने काम करना है, क्योंकि सबमिशन का पूरा प्रोसेस जो है गिट एंड गिटहब होता है। आप लोग के हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है, हैकाथॉन्स में आप लोग जो है गिट एंड गिटहब के थ्रू ही सबमिशन करवा रहे होते हो, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने पूरी मेहनत की है ना, अभी आप लोग का जब फाइनल होगा ना पूरे कोर्स का, तो 5-5 आवर्स का होता है वो, कहीं अच्छी जगह पे जैतून अशरफ पार्क या इस तरह के जाके हम लोग करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स का। अभी आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ की भी कोडिंग नाइट चल रही होती हैं, तो उसमें जाके आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, आपके कंप्यूटर बहुत अच्छे चल रहा है, लेकिन लास्ट में जाके आपको पता ही नहीं, कोई भंड मार दिया, आपने सबमिट नहीं करवाना आ रहा, तो फिर सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। इसको इतना प्रैक्टिस में लेकर आना है, रोज़ रोज़ करना है, हर बार सबमिट करवाना है असाइनमेंट, ताकि उस वक्त आपको कोई परेशानी ना आए। सही। अच्छा तो ये भी फिर मैं इंशाल्लाह एक देख कर आएंगे ना, तो एक बार मैं भी करके दिखा दूँगी इसको, क्योंकि मुझे याद आ रहा है लास्ट मैंने आपको से जो कोड शेयर किया था ना वो गिटहब पे ही किया था। सही, रिकॉर्डिंग्स में जो नहीं कोड भी किया था, रिकॉर्डिंग की थी मैंने, ड्राइव थी, हाँ वो सारी ड्राइव वाली भी यूट्यूब पे डालनी है, सारी ड्राइव से रखी हुई है। ठीक है, तो गिट एंड गिटहब भी ज़रूरी है। बीच में ही स्टार्ट करती हूँ मैं, CSS के ये टॉपिक आए थे ना, बीच में ही स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको, ताकि पूरी वेबसाइट बना के फिर उसको आप सबमिट करवाना है, प्रोसेस जो है प्रैक्टिस में आ जाए। अच्छा भाई, तो अब हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ चुके हैं, तो हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विजिबिलिटी क्या होता है? विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? विजिबल। अच्छा, इसकी जो है वो जगह रिजर्व रहती है, ठीक है, ये जो है वो दुनिया से गायब नहीं जो रहती, नीच से नाबूद नहीं हो जाती, ठीक है, ये अपनी जगह रखती है। इसके बाद आप कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पेस दिखेगा। सही, ये आता है भाई, बॉर्डर इमेज नहीं लगाना, बॉक्स शेडो बताया था मैंने टेक्स्ट शेडो करवाया था इस क्लास में, टेक्स्ट शेडो। हाँ, तो बॉक्स शेडो भी क्या है कि पहले टेक्स्ट के पीछे हो रहा था, अब किसी डब्बे के पीछे होगा। डब्बे जो है वो ब्लॉक लेवल भी हो सकता है, किसी एलिमेंट का इनलाइन भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, हॉरिजॉन्टल, ऑफसेट, वर्टिकल, ब्लर, स्प्रेड, कितना उसको आपने ब्लर करना है, ये सब चीज़ें हैं। क्या मैं इसको करवाऊँ? अच्छा, अब डब्बे के पीछे होगा, ये पूरे टेक्स्ट के पीछे नहीं होगा। डब्बा कौन सा हो सकता है? जैसे H1 है, उसका पूरा डब्बा आपको पता है ब्लॉक लेवल होगा। अगर कोई इनलाइन है तो उसका डब्बा जो इतना होगा उस डब्बे के पीछे होगा। चलो मैं करके दिखा रही हूँ फिर भी। जैसे मेरे पास
ये है H1 है, इसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। इसमें लगाऊं मैं टेक्स्ट शेडो, क्या लगाऊं? टेक्स्ट शेडो। अच्छा मैंने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है इसको, इसकी प्रॉपर्टी बेचारी मैंने छीन ली है, पहले तो इसका डब्बा पूरा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इस डब्बे के पीछे से ना एक शेडो दिखेगा, क्या दिखेगा? शेडो। अच्छा बॉक्स है ना, इसका बॉक्स है पूरा इतना, डब्बे के पीछे डब्बा, ठीक है। तो फिर आपको एक शेडो दिखना चाहिए। शेडो लगाने का तरीका वही है जैसे टेक्स्ट शेडो मैंने आपको बताया। पहले आपने बताना होता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, सही। तो मैंने कहा भाई आप राइट जाओ, सिराते मुस्तकीम पे, सीधे रास्ते पे। और फिर मैंने उसको बताया कि टॉप जाना है या बॉटम आना है। अगर टॉप जाना हो तो माइनस में देना चाहिए, और अगर बॉटम आना चाहिए तो प्लस में। तो मैंने कहा भाई आप जो है डाउन टू अर्थ रहो और नीचे आओ, सही है। फिर मैंने बताया इसको कि आपने कलर को कितना ब्लर करना है, सही। तो मैंने कहा भाई 1 पिक्सल सही रहेगा। और कलर कौन सा लगाना है, कौन सा लगाया हम इसको? बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका जो है, चलो लगा कर देखते हैं, ब्लैक दे दूँ। देखो पीछे से निकल रहा है शेडो, सही। तो ये बॉक्स के पीछे से निकल रहा है। अच्छा ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये बिल्कुल आपको शार्प दिख रहे हैं, नुकीले नुकीले से दिख रहे हैं। इस चीज़ को हम राउंड कैसे बना सकते हैं? बॉर्डर रेडियस। और मैंने शायद सर्कल बनाकर भी दिखाया था ना, पूरा 50% आप करते हो तो पूरा सर्कल बन जाता है, सही। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप जहन में रखें, यूज़ होती हैं इस तरह की चीज़ें। बॉक्स शेडो तो होता ही होता है, जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ना, मैंने लिखा फॉन्ट फाइंडर एक्सटेंशन, ये आपको दिख रहा है, ये पीछे से एक आउटलाइन है, ठीक है। और नैव बार के पीछे ना बिल्कुल हल्का सा ना शेडो होता है, ये यूज़ होता है हमारे पास। ये वाली प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखें जो कि यूज़ होती है। बॉक्स रेडियस पता है आप लोगों को, ये भी पता है भाई, सब आता है हमें, ये सब आता है। अच्छा 14 चैप्टर में पोजीशंस हैं, पोजीशंस पढ़ चुके हैं आप लोग? मैंने ही तो पढ़ाया था, सब मैंने पढ़ा दिया क्या? मैंने ही पढ़ाया था स्टैटिक, हाँ रिवीजन चाहिए। अच्छा भाई, तो पोजीशंस क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को उठा के कहीं पर भी आपने ले जाना है बाय CSS। एक तो ये होता है ना HTML में आपने लिखा है कि पहले ये वाला एलिमेंट आएगा फिर ये आएगा, फ्लो चल रहा है, लेकिन आप इस फ्लो को ना ख़राब कर सकते हो CSS के थ्रू, अपनी मर्ज़ी चला सकते हो कि H1 को उठा के आपने पूरे से निकाल लिया, वहाँ पे भेज दिया कोने में, इधर भेज दिया। इसमें मैंने आपको जो है वो नैप बार बनाकर दिखाया था, उसको पोजीशन स्टिकी करके दिखाया था, ठीक है। और एक व्हाट्सअप का लोगो भी लगा कर दिखाया था, उसके ऊपर आइकन भी लगा कर दिखाया था, पोजीशन रिलेटिव से और एब्सोल्यूट से। और फिर मैंने आपको फिक्स भी लगा कर दिखाया था, बिल्कुल कोने में ले गई थी, मुझे सब याद है, मेरे को सब याद है, ये करके दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने अभी तक? क्यों? आप लोगों को जहमत नहीं हुई? अल्लाह पाक ने आपको तौफीक नहीं दी? इतना इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, प्रैक्टिकली यूज़ होता है वेबसाइट्स में भाई, देखना है आपने। वो वीडियो दोबारा शेयर कर दूंगी। अच्छा ग्रुप पे एडमिन है कोई क्लास का, या मैं सेफ्रा से करवाऊँ? मैं सेफ्रा ही है फिर, क्योंकि मुझे क्लासरूम पे भी ज्वाइन होना है आप लोग के। और जो ग्रुप आप लोग के दो ही है क्या? एक डिस्कशन का और एक जो पूरी अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, सही है, फिर सही है, गुड है, ठीक है। तो भाई वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पे डाल दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। पढ़ा नहीं रही दोबारा, वही सारा मैंने दोबारा गाना, इससे बेहतर है कि आप लोग वीडियो देख लो और बोर हो जाओगे। पोजीशंस हो गई, लेआउट में पोजीशंस है। बैकग्राउंड इमेजेस लगाना आती हैं, उसको कैसे आपने पूरे पे लेकर जाना है, कवर करना है, सेंटर करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, ये सब आता है। तो CSS तो ऑलमोस्ट सब लोग ने पढ़ी हुई है। फ्लैक्स बॉक्स भी, हाँ प्रैक्टिस मैं करवा दूँगी, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं कर दूँगी आपको टास्क, ठीक है। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स में कोई परेशानी तो नहीं है? फ्लैक्स बॉक्स क्या मतलब? अच्छा टॉपिक समझ में आया था, वो जो अलग से मैंने करके दिखाया कि एक प्रॉपर्टी, वो समझ में, अप्लाई करने में परेशानी है, वो प्रैक्टिकली हो जाएगा सेट, उसकी टेंशन नहीं है, रिवीजन करवा दूँ। अच्छा भाई ये बताएं, फ्लैक्स बॉक्स मैंने पढ़ाया है, हाँ वो फ्रॉगी वाला, यार मैंने सब डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हाँ अप्लाई मैं आपको करके दिखाऊंगी, वैसे मैंने बताया ना, देखो पूरी वेबसाइट मैंने बनाकर दिखाई है, देखिए पूरी वेबसाइट मैंने क्लास में बनाकर दिखाई है, फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू गिट वगैरह सब यूज़ करते हुए, ठीक है। ये AIT में मैंने सबके सामने बनाई थी। देखिए पूरी जो वेबसाइट होती है ना, उसको आप फ्लैक्स बॉक्स के लेआउट से कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे आपने गिट और गिटहब करना है, सेटअप वगैरह, ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली सिखाती होती हूँ। पहले मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को मैं खुद बनाकर दिखाऊँ, एक बार वो देख लेंगे ना बनते हुए, तो फिर एक बार देखने में, फिर एक बार अप्लाई करने में शुरू में मुश्किल आती है, फिर वो करते। भाई बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्लास से बाहर निकाल दो। हे डर गए, ये डर मुझे अच्छा लगा।
भाई बातें नहीं है ना, मेन टॉपिक चल रहा है आपका। अच्छा तो ये पूरा मैंने बनाकर दिखाया है। देखिए जो चीज़ पढ़ा रही हूँ ना वही सारी चीज़ें मैं पढ़ा रही होती हूँ, वो सारी अपलोडेड है। तो आप लोगों ने अब थोड़ी स्पीड पकड़ लेनी है। आप लोग कोशिश करो कि भाई आपका कोर्स से पहले ना आपकी सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, आपकी जॉब रिप्लेसमेंट सब पहले पहले लग जाए। हाँ हाँ पीले पीले इस वीडियो में मैंने बताया, लेकिन क्लास में मैं बनाकर दिखाऊंगी। जो आप लोग बोल रहे हो ना फ्लैक्स बॉक्स लगाने में परेशानी है, तो फिर मैं एक बार लेआउट बनाकर दिखा दूंगी आपको, कैसे सोचना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, नो वरीज। फ्लैक्स बॉक्स हो गया आपका, गूगल फॉन्ट्स बता दिया, नेटलीफाई पे होस्ट करना आता है, असाइनमेंट्स वगैरह को जो लाइव लिंक होता है ना, किसी के साथ लिंक शेयर करो तो वो किसी भी दुनिया जहाँ बैठ के वो आपकी वेबसाइट चलती फिरती देख सकता है। नेटलीफाई नहीं किया, चले आसान है अब तो, खैर गिटहब पेजेस से हो जाएगा काम। ये चीज़ ना मैं एचटीएमएल के टाइम करवाती हूँ। जैसे आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाते हो ना index.html की फाइल, मैं एक बार करवाती हूँ, उसके बाद मुझे चाहिए होता है लाइव लिंक, कि वो लिंक आप शेयर करें, जो चीज़ आपने बनाई है ना वो हमें देखनी चाहिए। जैसे उसको कहते हैं होस्टेड यूआरएल, डिप्लॉयमेंट, इस तरह के नाम्स होते हैं। खैर आप लोग अब लेट हो चुके हैं, फिर मैं आप लोग गिटहब पेजेस पे बता दूँगी। सही। अच्छा इसके अलावा जो आपकी रैपो है उसमें मैं चेक कर लूँ। एनिमेशंस की हैं, ट्रांजिशंस, ये चीज़ रह गई। सूडो एलिमेंट्स, सूडो क्लासेस, वो एक्टिव फोकस, होवर और फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, वो आता है। ठीक है, फिर ये वाली रह गई आपकी, बस अब प्रैक्टिकली लेकर आना है बच्चों को। थ्योरेटिकल तो काफ़ी पढ़ लिया इन लोगों ने। फ्लैक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज, इसके बात करेंगे। एनिमेशंस, अच्छा एनिमेशंस का बता देती हूँ। एनिमेशन खुद से नहीं बनानी, ट्रांजिशन हो सकता है मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बनाकर दिखा दूँ, लेकिन एनिमेशंस क्या होती हैं आपको पता है ना, कि ये चलती फिरती आपको चीज़ें दिख रही होती हैं। जैसे GIF होता है वो एनिमेटेड होता है, सही, तो वो एक इमेज नहीं होती, वो मूवमेंट आपको करते हुए दिख रही होती है। तो बीइंग अ डेवलपर हमें ये एनिमेशन खुद नहीं बनानी होती, सही, हमें ये बनी बनाई मिलती है, हमें जस्ट इंजेक्ट करनी होती है, अपनी वेबसाइट में इंजेक्ट करनी होती है, लगानी आनी चाहिए। तो उसके लिए अभी आपके ये आउटलाइन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, animate.style। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एनिमेशंस बनी हुई हैं। देखिए मैंने बाउंस किया इसको, ये टेक्स्ट आपको दिखा रहा है प्रीव्यू, ये बाउंस हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, पल्स से ही होगा, रबर बैंड से खिंच रहा है, शेक से ऐसा हो रहा है, शेकी शेकी, शेक वाई से ऐसा हो रहा है, हेड शेक से ऐसे, ये सारे इसने स्टाइल दिए मैं। तो इसमें कोई भी आपको एनिमेशन समझ में आ रही है ना, आपने अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करनी है। ठीक है, ये देखो गायब हो गया, इस तरह से मिलेगा, फेड भी हो रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बनाकर दी जा रही हैं एनिमेशंस। अब आपने लगाने कैसे, लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा हमारे पास अभी कंटेंट क्या है, ये हेलो, इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं हम, चाह रहे हैं कि भाई वो ऐसा दिखे, जो टेक्स्ट ऐसा हो रहा है ना, ऐसा रोटेट हो जाए हमारे, सही। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का नाम क्या है, animate.style, ऐसे लिखोगे ना तो आ जाएगा, नहीं तो रैबो में जाके आप उसको क्लिक करोगे, जब भी आपको नेविगेट करवा देगा। हाँ क्यों नहीं आया, सही नाम लिखा है, animate.style ही है, स्पेलिंग तो सही लिखी है, एनिमेट, सॉरी जज्बाती हो गई, animate.style, सही, ये वेबसाइट मिल जाएगी आपको। अच्छा इसमें पहले आपने कनेक्शन करना है अपनी वेबसाइट से, कनेक्शन इस मस्ट, जैसे आपने गूगल फॉन्ट्स लगाए तो उसमें आपने कनेक्शन किया था पहले, गूगल फॉन्ट्स का लिंक लगाया था। ठीक है, इसमें एक बता रहे कि NPM, ये अभी हम नहीं जानते, आगे जाके सीखेंगे NPM के थ्रू कैसे पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है। आपने ये वाला तरीका अप्लाई करना है, हेड के अंदर ये लिंक की शीट दे रहा है आपको, ये वाला तरीका, इसको कॉपी किया आपने और अपने हेड में जाएंगे, मतलब अपनी फाइल के हेड में जाएंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, बस ये कनेक्शन है। जस्ट आपने लिंक को जो है वो कॉपी किया, कोड जो उसने दिया हुआ था, पूरा हेड नहीं कीजिएगा क्योंकि हेड तो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है ना, आपने जस्ट लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिएगा। फिर ये आपको बता रहा है कैसे यूज़ करना है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई भी आपको लाइब्रेरी या वेबसाइट या कुछ भी फ्रेमवर्क मिलता है तो उसको कैसे यूज़ करना होता है ना, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके देता है, बनाने वाला बताता है आपको कि भाई इस तरह से इसको यूज़ करोगे तो सही चलेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। ये बता रहे हैं कि इंस्टॉल करने के बाद ना आपने क्लास है animate_animated, ये एलिमेंट को ऐड करनी है और उसके साथ आपने बताना है कि स्टाइल कौन सा लगाओगे। मतलब ये वाली क्लास तो हर एलिमेंट में मस्ट है, ये शुरू में लगेगी, इनिशियली लगेगी, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब है इसको भूलिएगा नहीं, ये शुरू में आना ही आना है। इसके बाद आप देखो कि आपने वो जो स्टाइल देख रहे थे ना ऊपर, फिर वो कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, सही। तो इसने बताया कि भाई आप ये वाली क्लास लगाओ और एनिमेट बाउंस लगाना है, जो भी स्टाइल चाह रहे हो वो लगा सकते हो। चलो अब इसने जो मुझे दिया हुआ ना वही लगा रही हूँ। लगाना कैसे है, क्लास में, ठीक है। इसने मुझे क्लासेस दी हुई हैं बनाकर,
मैं जिस भी एलिमेंट पे लगाना चाह रही हूँ ना उसको मैंने क्लास दिया और उसकी जो क्लास है ना मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे पास हो रहा है हमारा H1, ये देखें हो रहा है ना। अच्छा, रिफ्रेश करने पे एक बार चलेगा, फिर रिफ्रेश करोगे ना एक बार चलने के बाद बंद हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ आपको, चल रहा है, एनिमेटेड हो रहा है, सही है। अब देखो मुझे कोई दूसरा स्टाइल लगाना है जो ऊपर इसने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के दिए हुए थे, रबर बैंड ये लगाना है, तो मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब मुझे पता है कि ये वाली चीज़ चेंज नहीं होगी, ये तो मैंडेटरी है ना, इसके बाद ये स्टाइल यहाँ पे चेंज होना था। ठीक है, अच्छा इसने दोबारा कर दिया, इसने अच्छा काम किया, इसने मुझे फिर भी लगा कर दे दिया। मुझे पता है 2 बार नहीं आना चाहिए, 1 बार आना चाहिए, तो मैंने इसको सही कर लिया। अब जाकर देखें हम, ये देखो लगा क्या, नहीं है, बाउंस हुआ, जंप हो रहा है, बाउंस लगा है। ओके, वो कॉपी नहीं हुआ है गैस, रबर बैंड इससे कॉपी करना है, अब वो है कॉपी। अच्छा देख रहे हो कॉपी करके वो पूरा दे रहा है या जैसे स्टाइल ही दे रहा है, सही कह रहा था, तो मैंने स्टाइल ही चेंज करना है। यस, कॉपी नहीं होता पहले से, सही रबर बैंड, हाँ अब हो रहा है, वाह रबड़ खिंच रही है। ठीक है, तो आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हो, एनिमेटेड बनाओ, चीज़ें अच्छी होती हैं। एक वेबसाइट आपने देखो वो फुल एनिमेटेड होती है। अब मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाऊँ, आउटफिटर्स की, बहुत मज़े की बनाई हुई है उन्होंने, पूरी एनिमेटेड है वो, आउटफिटर्स, ये देखो, ये एनिमेशन की थोड़ा नीचे जाते हैं ना, मेन पेज पे दिखती है। इस तरह की वेबसाइट आपने देखी होगी कि नीचे जाती हो तो वो एकदम से जो है ना चारों तरफ से एलिमेंट्स आते हैं, इस तरह की, वो सारी एनिमेटेड होती हैं। ठीक है, तो एनिमेशन जो है इसकी भी एक अलग से पूरी वो होती है कि आप एनिमेशन सीखो, सारा फोकस आपका इस पर है। बातें कोई कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई? अब ये इस तरह से वेबसाइटों का आपने यूज़ करना है, इसमें कोई भी आप जो है अपनी एनिमेशन लगा सकते हो, इसमें कोई मसला बनानी नहीं है। बनाने का अच्छा इसका पीछे का कोड देखूंगे ना तो इसने पता नहीं क्या कुछ लगाया होगा, की फ्रेम करके ही पूरा कोड आता है। देखो इसने पीछे बिहाइंड द सीन ये क्लासेस के पीछे ना ये CSS की भी है, एनिमेशन की प्रॉपर्टी, एनिमेशन ड्यूरेशन, इसने सब बना के जो है ना मुझे दिया हुआ था, क्लासेस दिए हुए थे उसके नाम। देखो ये जो क्लास यूज़ किए उसके पीछे ये पूरी एनिमेशन इसने बनाई हुई है। ठीक है, इसने कोडिंग की हुई है, मैंने जिस क्लासेस का नाम यूज़ किया और उसको जो है यूज़ कर लिया अपनी वेबसाइट में। ठीक है, बनानी आपने नहीं है, आपने जैसे उसको यूज़ करना है, ये बात क्लियर है। अच्छा दूसरा होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वीडियोस आप लोग बनाते हैं ना, है ना, ट्रांजिशन पहले मेकअप के बगैर होता है, फिर चेक करते हैं, फिर आप मेकअप वाले आ जाती हैं, सही है, तो ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं। तो यही होता है कि एलिमेंट को आपने रोटेट करवाना है, ठीक है, आपने स्केल करवाना है, वो सारी ट्रांजिशंस में आती हैं, वो हमने देखनी है। ठीक है, वो हमें बनानी आनी चाहिए। ट्रांजिशन एक्स होता है, वाई होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, नोट करें, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आप लोग। ट्रांजिशन हमने पढ़ना है, एनिमेशन देख लिया। अच्छा एनिमेशन की और भी वेबसाइट हो सकती हैं, अभी मैंने आपको एक बताई है एनिमेट CSS, इस तरह से आपने जाके ना और भी एक्सप्लोर कर लेनी है, लगाने का तरीका पूरा उसमें बताया होगा, जस्ट इंग्लिश थोड़ी पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने कब पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में, और टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांजिशन। सही, ट्रांजिशन कवर हो जाएगा, एनिमेशन हो गई हैं आपकी ऑलमोस्ट। ठीक है, ग्रिड। अच्छा ग्रिड क्या है, वैसे आपका ग्रिड जो है इसका पार्ट है नहीं, मैं आपको दिखाऊं आउटलाइन में, आउटलाइन में कर दिया मैंने, खोला था ना लिंक। अच्छी जा रही है प्रोग्रेस आप लोगों की, काफ़ी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। 2 घंटे कर दें, क्यों 3 घंटे की है ना, मैं स्पीड से पढ़ा रही हूँ, आप लोग स्पीड से पढ़ना है, कहना क्या चाह रहे हैं? देखो मैंने रिवीजन करवाया है अभी, ये तो स्पीड से जाऊंगी ना मैं, रिवीजन दोबारा जाके थोड़ी ना मैं स्लो डाउन करूंगी भाई। रिवीजन तो ये होता है ना, फास्टली इसको कवर करवाना होता है, तो मैंने क्या कोई भंड मार दिया, गलती हुई मुझसे। हाँ तो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना आप, रिकॉर्डिंग किस लिए करें? जी अभी ही डाल दूंगी, अभी क्लास खत्म होने से पहले ही घर पहुंचोगे ना यूट्यूब पे अपलोडेड, मेरा ये सीन होता है। ठीक है भाई, थोड़ा आप लोगों को ना यूज टू होना पड़ेगा मेरे वे ऑफ टीचिंग से, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, सही है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा जो है मुश्किल लगे स्टार्ट में, टीचर चेंज होता है एकदम से, टीचर का वे ऑफ टीचिंग जो है हर डिफरेंट होता है, स्टाइल अलग अलग होता है, तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर मैं उसको कवर करने का मुझे पता होता है कि बच्चा जाके हफ्ता भर मेरी वीडियोस जो है मेरी आवाज़ सुनेगा, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, सही। अच्छा भाई ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें कवर हो गई हैं, अब होता है प्रैक्टिकली काम, अब आप लोग की शामत आएगी, बहुत बोल लिया मैंने। टॉपिक्स आपके जो है ना, देखिए इसमें ग्रेड नहीं है, फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रेड नहीं है, लेकिन ग्रेड जो है वो अच्छी चीज़ है, आगे जाके बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम भी आएगा आपके पास,
तो आप लोगों ने अपने सेल्फ लर्न करना है ग्रिड। क्लास में ओवरव्यू दे दूंगी, लेकिन करना आप लोगों ने खुद है, क्योंकि आउटलाइन का पार्ट नहीं है। ग्रिड अगर हम करेंगे तो फिर हमें महीने ज़्यादा चाहिए, कोर्स आउटलाइन है पूरी। मीडिया क्यूरीज मैं करवाऊंगी, उससे पहले जो है लेआउट वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद मीडिया क्यूरीज होता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। सही। अच्छा आप देखें, अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आपने पढ़ ली कि कोई भी आपको डिज़ाइन दे दिया जाए आप वैसा बना सकते हैं, डेस्कटॉप पे अच्छा दिखेगा। इसके बाद की टेंशन नहीं लेनी अभी कि मैं इसमें मोबाइल में खोलती हूँ तो वो बेहुदा दिखता है, सही है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। टैबलेट में खोल रहे हैं तो वो अलग ही मशरिक मगरिब चल रहा है आपका, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अभी डेस्कटॉप पे आपको अच्छी दिख रही है ना, आपने बनाया है डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, उस पर अच्छी दिख रही है तो बहुत अच्छा काम किया है आपने। सही। अच्छा वेबसाइट कौन सी बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्ट एंड पेपर, क्या है, नमक और मिर्चें, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, लिख लेना, इस तरह से मिल जाएगी, सॉल्ट एंड पेपर। सही, प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपको मैं। अच्छा ये वेबसाइट बहुत आसान है, जितना हमने पढ़ लिया है उसको यूज़ करते हुए आपने ये ऐसे बनानी है, ठीक है। अब देखिए ये पूरी वेबसाइट है, इसमें जो चीज़ें हैं ना, इमेजेस वगैरह हो गई इसकी, इसमें जो आइकन्स लगाने सीखे आपने, ज़बरदस्त, फॉन्ट ऑसम के थ्रू, ठीक है। तो ये मसला भी हल हो गया, आइकन्स लगाने भी आते होंगे आप लोगों को। क्या है, आधी क्लास को पता होता है, आधी क्लास को नहीं पता है, क्या चल रहा है। आइकन्स लगाना, ये जैसे एरो आइकन लगाए, लोकेशन का लगाए, सोशल मीडिया आइकन्स हो गए आपके। आइकन्स क्या, कहाँ ढूंढते हैं, कैसे लगाते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। भाई याद क्यों नहीं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। टीचर क्लास में आए पढ़ाए और आप लोग को याद ना रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। कितने लोग कह रहे हैं पढ़ाया है देखो बाकी लोग कह रहे हैं बाकी वाले ज़्यादा है, तो ये सारे एब्सेंट है उस दिन। आप लोग नहीं मुझे बताएं, अच्छा खामोश, क्लास में आ रहे हैं, हम टीचर को सुन रहे हैं, आपको पता तो है ना क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है। नींद आ रही है वो अलग बात है, लेकिन पता तो है ना क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है। तो आइकन्स लगाने बच्चे कह रही हैं कि बताया है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं नहीं बताया। चले मैं बता देती हूँ आपको, सही, क्योंकि मेजोरिटी को नहीं पता। अगर मेजोरिटी हाँ बोलती ना फिर नहीं बताती। जैसे मैंने अभी स्किप किया एक टॉपिक पोजीशंस वाला, पोजीशन वाला किया था, पता नहीं कौन सा फ्लैक्स बॉक्स का किया था, पोजीशन वाला, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी के साथ जाते हैं हम, तो मेजोरिटी बोल रही है कि नहीं बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब गौर से देख लीजिएगा आप लोग। सिंपल क्या करना है, आपने फॉन्ट ऑसम के थ्रू लगाएंगे। वेबसाइट का नाम क्या है, फॉन्ट ऑसम। सबसे पहले उसका हम लिंक लेकर आएंगे, कनेक्शन लगाने का तरीका। तो आपने लिखना है फॉन्ट ऑसम CDN, क्या लिखना है, CDN, ठीक है। एंटर करेंगे, पहली ही वेबसाइट आपको दिख रही होगी CDN JS, मैंने देखा इसको, और इसमें जो है सबसे लेटेस्ट वाला जो ना, हमें अपडेटेड वर्जन चाहिए, नेट स्लो है, ठीक है। देखिए वर्जन इसका चल रहा है 7.0.1, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन चल रहा है, 7.0.1। इसमें आपको 30 बीच वाला आइकन दिख रहा है, इसको करना है क्लिक। इससे क्या होगा, लिंक का टैग जो है कॉपी हो जाएगा, लाकर अपने हेड में, मतलब फाइल के हेड में जाके पेस्ट कर दो, इतना काम, कनेक्शन बन गया। कोई इशू इसमें, कैसे मैंने लिंक ढूंढा और कैसे जाके इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा अब आपने वर्जन का थोड़ा ख्याल रखना है, वर्जन क्या होते हैं इसके चेंज होंगे, तो वर्जन चेंज होने की वजह से ना आइकन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने 6 वर्जन का जो है ना लिंक लगाया, लेकिन आप आइकन 7 वर्जन का लगा रहे हो, तो हो सकता है आपके पास आइकन ना दिखे। भाई बातें मत करें, एक तो आप लोग नकाब लगा के आते हैं, फिर पकड़े नहीं जाते कि कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, बातें नहीं करें। तो इसका वर्जन कौन सा, 7.0.1। मैंने इसी का लिंक पेस्ट किया है ना, तो मैंने ये ध्यान रखना है कि यही वाला वर्जन है, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। अब आपने न्यू टैब पे जाना है, फॉन्ट ऑसम, और उससे पहले ना ये वर्जन पेस्ट कर दिएगा, ठीक है, और आगे लिख दिएगा आइकन्स, सही। तो आपको इसी वर्जन के आइकन्स चाहिए, तो अब देखो ज़रा ये वर्जन्स बता रहे हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, देख लेना कि वर्जन हमारे पास देखो 5 बोल रहा है, मुझे लेटेस्ट चाहिए, तो मैं देखूँगी 7 वाला होना चाहिए। कौन सा चाहिए, 7, एक हो ना अवेलेबल, मैंने कहा ठीक है इसको स्टार्ट करो, फ्री में, पैसा नहीं है हमारे पास, सही। तो देखो देख लेना, मेक श्योर कर लेना कि वर्जन इसके 7 होना चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जाके कहाँ पे आइकन मैंने सर्च करने, ऊपर लिखा हुआ है आइकन्स, यहाँ पे जाते हैं
और मुझे अब कोई आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम को चाहिए, ठीक है। सब आइकन्स मिलते हैं आपको, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, एरो चाहिए आपको, लोकेशन चाहिए, सारी जो वेबसाइट में यूज़ होने वाली छोटी छोटी जो इमेजेस होती है ना उसको हम बोलते हैं आइकन्स। मैंने इंस्टाग्राम का आइकन लगाना है तो देखें इसमें प्रो वाले पेड होंगे और जिससे प्रो नहीं है फ्री है, ठीक है, वो हमारे लिए है। सही है, तो हमने इस पर क्लिक किया, देखिए अब ये आइकन ऐसा दिख रहा है। आपने इस आइकन का कलर चेंज करना है, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। इससे देखें आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपने ये वाला कलर येलो चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, या कोई अपना कलर इस पर लगाना है, इस कलर का आइकन चाहिए, ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, इसको रोटेट करवाना हो, देखिए रोटेट इस तरह से बना सकते हैं आप। इसको आपने फ्लिप करवाना है, ऐसे कर सकते हैं। इसको आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सारी आइकन की कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आपके पास देखें ये आई का टैग है, इसको जस्ट क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा, ये आपको कोड दे रहा है। अब जहाँ कहीं भी आपने आइकन लगाना है ना, बस जाके ये कोड रख दो, जैसे मैंने किया फेसबुक के बराबर में आ जाए, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल, ठीक है। और मैंने जाकर देखा तो मेरे पास इंस्टाग्राम का ये आ गया आइकन, ये रहा फेसबुक के नीचे, सही आ गया ना, सिंपल, इसमें कोई मसला, आसान सी चीज़ है। जैसे एक बार कनेक्शन बना लिया, चले मैंने बता दिया ना, सही, कोई मसला नहीं। किसका बैक मैग्नीफाइंग, अच्छा अच्छा, सही। तो इंस्टाग्राम हो गया। अब मुझे अगर फेसबुक का बनाना है तो मुझे दोबारा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को सर्च करो, सॉरी आइकन को सर्च करो फेसबुक, और आपको पता है कि कनेक्शन तो बना हुआ है, कोई आइकन आपको समझ में आ रहा है, आपने जो है कोड जो है कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये इनलाइन होंगे, साइड बाय साइड होंगे आई गेस। ये देखो आगे फेसबुक का भी इनलाइन होते हैं, ठीक है, जब भी साइड बाय साइड आ रहा है। तो इस तरह से एक बार कनेक्शन बनाने के लिए आप पूरी वेबसाइट में जितने भी आइकन्स हैं इस तरह से ढूंढ के लगा सकते हैं, कोई इशू। अच्छा, फिर बात हो रही थी कि भाई ये वेबसाइट जो है ना, अब इसमें जो इमेजेस वगैरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालनी आती है, यस, इंस्पेक्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। ये वेबसाइट कोड दिया होगा, इसने इंस्पेक्ट किया आपने, ये एरो की से आपने सेलेक्ट किया और ये मैंने जूम कर दिया, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिव हो गई। मैंने इसको जूम किया और इस पर क्लिक किया, अब देखिए इमेज का टैग लगाया हुआ है, यहाँ पे आप होवर करेंगे ना, आपको ये इमेज दे रहा है, क्लिक करके कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे ना, न्यू टैब में खुल जाएगी ये, बस इसको सेव इमेजेस करके ना अपने फोल्डर में ले आना है, सही। इस तरह से आप सारी इमेजेस जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसला इसमें। अच्छा, ये देखिए स्लाइड आ रही है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा रहे हैं कि एक के बाद एक आ रहा है, आपने नहीं करना, अभी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, कोई भी एक इमेज ना, चाहे ये वाली या इसके बाद वाली, जो भी अच्छी लग रही है ना, एक निकाल लेनी है आपने, ठीक है। और कौन सी चीज़ें, सारी इमेजेस आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है कैसे पता करते हैं, यस, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, नहीं तो मैंने एक्सटेंशन बता रखी है। देखो फॉन्ट का नाम क्या है, फुतूरक, फुतूरक नाम है इसका, तो गूगल पे जाके, गूगल फॉन्ट्स पे जाके फुतूरक का नाम सर्च करना, आ जाएगा, सही। अच्छा भाई, अब हम देखें, ये आप इमेजेस निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये फ्लैक्स बॉक्स से बनेगा सब, ये सारा फ्लैक्स बॉक्स से, साइड बाय साइड कैसे हो रहा है, सारा फ्लैक्स बॉक्स से, ये सब चीज़ें फ्लैक्स बॉक्स से अप्लाई होंगी। तो ये वाली वेबसाइट ना, हमारा गोल होना चाहिए कि फ्लैक्स बॉक्स से हम इसको कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, मैं ऑब्वियसली आपको पूरी एक साथ नहीं बनाने को दूंगी, मैं आप लोगों को बनाने को दे रही हूँ नैप बार। नैप बार, ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है ना, ये नैप बार कहलाता है, ठीक है। तो अभी बहुत टाइम है, अब आप लोग मुझे ये नैप बार बनाकर दिखाओगे, फ्लैक्स बॉक्स से बनाना है, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स से बनाना है, बना लेंगे, इसकी प्रैक्टिस है सबकी। अच्छा भाई, कैसे इसको स्टार्ट करना है, आपको पता है ये पूरा एक एरिया है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि एसईओ रिलेटेड आप टैग्स यूज़ करें। सबसे पहले हेडर का टैग आएगा, ठीक है, हेडर के टैग के अंदर आपने इमेज भी लगानी है, इसको भी आप डेम में रखें, सही, ये फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा हेडर का। फिर आपने यूएल बनाना है, यूएल के थ्रू बनेगा ना, यूएल में एलआई हैं, फिर एंकर टैग्स हैं, उसकी आपने अंडरलाइन गायब करनी है, डॉट गायब करने हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, ठीक है। फिर ये तीसरा चाइल्ड होगा जिसमें 2 बटन्स आ रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स होगा और हेडर उसका पेरेंट हो जाएगा, पहला चाइल्ड ये होगा, दूसरा चाइल्ड ये होगा, तीसरा चाइल्ड ये होगा, ठीक है। उसमें कैसे आपने स्पेस क्रिएट करना है गैप की प्रॉपर्टीज़ से, कैसे इन बटन्स को मंगवाना है, इनका बॉर्डर जो है राउंड करना है, आइकन कैसे लगाना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी। अब जितना थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि आप लोग देखिए ट्राई करेंगे, पहले नहीं हम बता सकते ये बनेगा नहीं बनेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्राई करते रहेंगे ना, आप गलतियाँ करेंगे सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे सीखेंगे, यही लर्निंग होती है। पहली बार तो किसी से नहीं बनता है ना, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये टास्क है, नैप बार बना कर जाएंगे, मुझे दिखा कर जाएंगे। फ्लैक्स बॉक्स सिखा चुकी हूँ और ये फ्लैक्स बॉक्स से बनेगा, या कहें तो पहले मैं बना कर दिखा दूँ, फिर वो क्यूरियोसिटी, मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मैं हलवा खिला दूँगी ना, फिर वो मज़ा नहीं आएगा,
पहले आप बनाकर देख लें, सही है, नहीं बनता फिर मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दूँ। फ्लैक्स बॉक्स से बहुत सिंपल है, दूसरी कोई जुगाड़ी तरीके करेंगे ना बहुत फंस जाएंगे आप। फ्लैक्स बॉक्स बहुत सिंपल है, लेआउट सारे तीनों साइड बाय साइड तो लगाने, फ्लैक्स यूज़ करो। अच्छा पता चल गया कैसे वेबसाइट खोलनी है, नैप बार बनाना है। आज की क्लास के फोल्डर का नाम रखेंगे नैप बार और काम अब स्टार्ट कर दें। बड़ी ख्वाहिश थी ना आपको, मिस हमें प्रैक्टिस का टाइम देना चाहिए, दे दिया आपको मैंने प्रैक्टिस का टाइम। अच्छा भाई वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नारा लगाने लास्ट में, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, सही।